डिस्क्लेमर, ये कहानी और इसमें बयान किए गए तमाम किरदार महज तफरीक और कहानी सुनाने के मकसद के लिए हैं। आज वीडियो में शामिल आवाज़ और मनाज़िर के कुछ हिस्से 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के सामने के लिए मौजूद हो सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो बराए करम अपने वालिदैन या सरपरस्त की इजाज़त से ही ये कहानी समाअत फरमाएं। ये एक चाइनीज़ नावल का उर्दू तर्जुमा है जिसका मकसद उर्दू सुनने वालों तक चीनी अदब, मार्शल आर्ट्स, एडवेंचर और सबक आमूज़ कहानियाँ खूबसूरत अंदाज में पेश करना है। शुक्रिया जी दोस्तों, कैसी लगी आपको यह शानदार कहानी? हमें पूरी उम्मीद है कि इस आलमी शोहरत यफ्ता स्टोरी से आप भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। अब यह कहानी अपने सबसे सनसानी खाइज मोड पर पहुंच चुकी है, जहां हर नए चैप्टर के साथ नए एडवेंचर्स, खतरनाक चैलेंजेस और हैरान कुन राज सामने आ रहे हैं, जो इस कहानी को मजीद दिलचस्प और दिल धड़का देने वाला बना रहे हैं। तो आइए सुनते हैं आज की जबरदस्त और ससनी खिसकस्ट। और हाँ, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जुड़े रहिए माय FM नॉवेल्स के साथ। चैप्टर नंबर 2611 से 2620 तक। होली फुलियम सिटी, वायलेट सॉरूड की रहाइशगाह। शहाब साकिब से बने एक कदीम किले के अंदर 100 से ज्यादा लेवल के 50 से जायद खिलाड़ी उस वक्त मुख्तलिफ जंगी तकनीकों की मशक और तरबियत कर रहे थे। न सिर्फ इन खिलाड़ियों के जंगी मेयार बहुत बुलंद थे, जिसमें कमजोर तरीन शख्स भी रिफाइनमेंट रीलिम के मेयार पर था और अक्सरियत फलोइंग वाटर रीलिम के मेयार पर थी, बल्कि इनमें से हर एक अपनी महारतों या मंत्रों को अपनी जंगी तकनीकों के साथ आसानी से यकजा कर सकता था। उनकी महारत का दर्जा आम रिफाइनमेंट रीलिम के माहिरीन से कहीं बेहतर था। आप सब मजीद मेहनत करें। कदीम स्टार कैसल को फाल करने पर बहुत ज्यादा माना स्टोन्स खर्च होते हैं और हर बार सिर्फ महदूद तादाद में लोग ही इसके अंदर तरबियत हासिल कर सकते हैं। अगर आप इस हफ्ते का इंटीग्रेशन टेस्ट पास नहीं कर सकते तो लाइन में इंतजार करने वाले दूसरे लोग आपकी जगह ले लेंगे। एक गहरे सुरमई रंग के बख्तरबंद उधेड़ उम्र शख्स ने, जिसके चेहरे पर चाकू का निशान था, किले के अंदर तरबियत करने वाले खिलाड़ियों की निगरानी करते हुए आवाज लगाई, इंस्ट्रक्टर वाइल्ड फाइटर, अब के मुतालिबात बहुत ज्यादा है। हर कोई सोलिटरी फरोसट की तरह नहीं होता, जो सिर्फ एक हफ्ते में एडवांस्ड जंगी तकनीकों को हमारे मंत्रों में मुकम्मल तौर पर जम करने के काबिल हो। नीले रंग के जादुई लिबास में मलबूस एक सुर्ख बालों वाली औरत ने, जो उधेड़ उम्र शख्स के पास खड़ी थी, सर हिलाते हुए कहा, मैंने पहले ही अपने मुतालिबात काफी कम कर दिए हैं। उन्हें सिर्फ 10 दिनों में महारतों या मंत्रों के साथ एडवांस्ड जंगी तकनीकों को यकजा करने की बुनियाद हासिल करने की जरूरत है। अगर यह सोलिटरी फरोसट होता तो मैं इसे ज्यादा से ज्यादा 3 दिन देता। ताहम अगरचे उन्होंने अपने दिए गए वक्त का निस्फ से ज्यादा हिस्सा गुजार दिया है, ये नए आने वाले अब भी बुनियादी जंगी तकनीकों को यकजा करने में फंसे हुए हैं। ऐसा लगता है कि गिल्ड के नए भर्ती होने वाले हर गुजरती नस्ल के साथ कमजोर होते जा रहे हैं, वाइल्ड फाइटर ने अदम इत्मीनान से कहा जब इसने अपने सामने तरबियत करने वाले खिलाड़ियों के ग्रुप को देखा। वो हमारी नस्ल से बहुत पीछे है। हमारी नस्ल? सुर्ख बालों वाली औरत ने वाइल्ड फाइटर की बातों पर एक तल्ख मुस्कराहट बखेर दी। कमांडर, हमारी नस्ल से निकलने वाला वाहिद मुंसटर था। मुझे नहीं लगता कि हमारी नस्ल में बाकी सब इन नए आने वालों से बहुत बेहतर थे। तुम इतनी आजिज़ी क्यों दिखा रही हो? तुम्हारी सलाहियत सोलिटरी फरोसट से जरा भी कम नहीं है। बस ये है कि तुम्हें एक साथ बहुत सी चीजें सीखने पर लगा दिया गया था। इसके बरक्स सोलिटरी फरोसट की तरबियत बहुत मखसूस है, वरना तुम अब तक गिल्ड के दूसरे ट्रम्प कार्ड लीजन की कमांडर बन चुकी होती। वाइल्ड फाइटर ने सुर्ख बालों वाली औरत की तरफ देखते हुए कहा। सुर्ख बालों वाली औरत का नाम क्रिम्सन स्टार था। वो थी जिसे सीक्रेट पवेलियन ने 1000 हाथों वाली चुड़ैल का लक़ब दिया था। इसके साथ ही वो वायलेट सॉरूड के सबसे ताकतवर ट्रम्प कार्ड लीजन की नायब कमांडरों में से एक थी। जंगी मेयार के लिहाज से वो वाइल्ड फाइटर से जरा भी कमजोर नहीं थी। दरहकीकत अगर इन दोनों के दरमियान मुकाबला होता तो उसके जीतने के इम्कानात 30% से भी कम होते। कतनज़र इसके, ऐसा लगता है कि अब सोलिटरी फरोसट को बहुत अहमियत देते हैं, यहां तक कि अपने पिछले मैच के दौरान हाथ रोका और इसे ड्रा पर खत्म करने दिया ताकि उसके एतमाद और फख्र में इजाफा हो सके। क्रिम्सन स्टार ने कहा, इस मामले के बारे में कुछ न कहो। मैंने इस वक्त हाथ रोका होगा, लेकिन सिर्फ अपने ट्रम्प कार्ड के मामले में। सोलिटरी फरोसट अभी बहुत जवान है, इसमें तरक्की की काफी गुंजाइश है। ये सिर्फ वक्त की बात है कि मैं इससे हार जाऊंगा, वाइल्ड फाइटर ने मुस्कुराते हुए कहा। मजीद बरा, क्या इसी लड़ाई की वजह से इंस्ट्रक्टर टूरे इसे सिखाने के लिए तैयार नहीं हुए? ये सच है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इंस्ट्रक्टर टूरे अब भी किसी को सिखाने के लिए तैयार होंगे। जब मैंने इसके बारे में सुना तो मैं काफी हैरान हुई। ये अफसोस की बात है कि गिल्ड में मास्टर लाइफ स्टाइल खिलाड़ियों की कमी है और इस आइटम को तैयार करने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है। वरना
सोलिटरी फरोसट कदीम खुफिया सरजमीन में दाखिल हो सकता था और इंस्ट्रक्टर टूरे की ज़ाती रहनुमाई हासिल कर सकता था। अगर ऐसा होता तो वो खुफिया सरजमीन से बाहर आने के बाद यकीनी तौर पर आपको शिकस्त देने के काबिल हो जाता, क्रिम्सन स्टार ने वाइल्ड फाइटर की बातों से इत्तेफाक करते हुए कहा। मेरा मानना है कि उसे बदलने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। अब जबकि सोलिटरी फरोसट का ग्रुप अलिफाजवर के खानदानी मुकाबले में शिरकत के लिए वापस आ गया है, लांग फैमिली की किस्मत का फैसला हो चुका है। अगर लांग फैमिली अब भी अलिफाजवर पर अपने हुक्मरानी के हुकूक बरकरार रखना चाहती है तो उन्हें फरमाबरदारी से सुनना होगा और हमारे लिए वो आइटम तैयार करना होगा, वरना जूस कारपोरेशन अलिफाजवर के हुक्मरानी के हुकूक किसी दूसरे खानदान के हवाले कर देगी। वाइल्ड फाइटर ने हतमी लहजे में कहा। मैंने सुना है कि लांग फैमिली के पास सिल्क मून नामी एक बहुत ताकतवर जीनियस है। इसकी ताकत हमेशा सोलिटरी फरोसट के बाद दूसरे नंबर पर रही है। अगर सिल्क मून मुकाबले में दूसरी पोजीशन हासिल कर लेती है तो हो सकता है कि लांग फैमिली हमारे सामने सर तस्लीम खम न करे, क्रिम्सन स्टार ने तबसरा किया। मुतमईन रहूं, इंस्ट्रक्टर टूरे ने ज़ाती तौर पर यान शायकियान को रहनुमाई फराहम की है और उसकी ताकत को काफ़ी हद तक बढ़ाने में मदद की है। जब तक सिल्क मून अभी तक डोमेन रिलिम तक नहीं पहुंची है, वो यान शायकियान का मुकाबला नहीं कर सकेगी, वाइल्ड फाइटर ने एतमाद से कहा। सोलिटरी फरोसट एक गैर मामूली जीनियस हो सकता है, लेकिन यान शायकियान भी इससे ज्यादा पीछे नहीं थी। सिर्फ ये कि इसने अपना ज्यादातर वक्त कीमियागिरी के लिए वक्फ कर दिया था, इसलिए वो लड़ाई में अपनी सलाहियतों से फायदा नहीं उठा सकी। ताहम टूरे से रहनुमाई हासिल करने के बाद इसकी ताकत यकीनी तौर पर वाइड रीलिम के माहिरीन की चोटी तक पहुंच गई थी। मुझे नहीं मालूम कि सिल्क मून डोमेन रीलिम तक पहुंची है या नहीं, लेकिन मुझे एक अफवाह मिली है जिसमें कहा गया है कि शोला बरदार सिल्क मून को हिदायत दे रहा है। अगरचे मैंने अभी तक इस मालूमात की तफसीलात की तस्दीक नहीं की है, लेकिन जिस दोस्त से मुझे ये मिली है इसका कहना है कि जरिया काबिल एतमाद है, इसलिए 90% इम्कान है कि यह सच है। क्रिम्सन स्टार ने खबरदार किया। क्या सिल्क मून ने वाकई शोला बरदार की तवज्जो हासिल कर ली? ये कैसे मुमकिन है? यहां तक कि जब इंस्ट्रक्टर टूरे ने ज़ाती तौर पर शोला बरदार से कमांडर की रहनुमाई करने की दरख्वास्त की थी, तब भी शोला बरदार ने उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। वो छोटी लड़की शोला बरदार की नज़रों में कैसे आ सकती है? वाइल्ड फाइटर क्रिम्सन स्टार की बताई हुई मालूमात पर हैरान रह गया। शोला बरदार वर्चुअल गेमिंग की दुनिया में एक लेजेंड की तरह था। कोई भी शोला बरदार की शनाख्त नहीं जानता था, यहां तक कि कोई शोला बरदार की उम्र भी नहीं जानता था। ताहम शोला बरदार के वजूद में कोई शक नहीं था, क्योंकि शोला बरदार वर्चुअल गेमिंग की दुनिया के कई चमकते सितारों की परवरिश का जिम्मेदार था। अफवाहों के मुताबिक यहां तक कि माइथोलॉजी के गिल्ड लीडर ने भी शोला बरदार से रहनुमाई हासिल की थी, जिसने इसे अपने साथियों से आगे बढ़ने और माइथोलॉजी को 5 अजीम सपर गिल्ड्स में से एक बनाने के काबिल बनाया। अब ताहम अलिफाजवर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक छोटी लड़की के बारे में अफवाह थी कि वो इसी शोला बरदार से रहनुमाई हासिल कर रही है। सलाहियत के लिहाज से सिल्क मून सोलिटरी फरोसट और वायलेट सॉरोड के सबसे ताकतवर ट्रम्प कार्ड लीजन के मौजूदा कमांडर से बहुत पीछे थी, फिर भी शोला बरदार ने असल में इसकी रहनुमाई का इंतखाब किया था। वाइल्ड फाइटर इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था। मुझे नहीं मालूम, लेकिन अफवाह है कि शोला बरदार के पास परवरिश के लिए लोगों के इंतखाब का एक मुनफरिद तरीका है। शायद सिल्क मून में अपनी कुछ खास खुसूसियात हों, क्रिम्सन स्टार ने सर हिलाते हुए कहा। हकीकत में वो भी इस बात पर मुतजस्सिस थी कि शोला बरदार सिल्क मून का इंतखाब क्यों करेगा। अगर सिल्क मून वाकई शोला बरदार से रहनुमाई हासिल कर रही है तो यान शायकियान खतरे में है, वाइल्ड फाइटर ने तशवीश से कहा। वाइल्ड फाइटर को इस बात में कोई शक नहीं था कि सोलिटरी फरोसट अलिफाजवर के खानदानी मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल कर लेगा, खास सिल्क मून को शोला बरदार से रहनुमाई ही क्यों ना मिल जाए। आखिरकार डोमेन रीलिम और वाइड रीलिम के दरमियान एक मियारी फर्क था जो खिलाड़ियों को मुख्तसर मुद्दत में वाइड रीलिम से डोमेन रीलिम में छलांग लगाने से रोकता था, वरना डोमेन रीलिम के माहिरीन इतने नायाब न होते। ताहम जहां सोलिटरी फरोसट के ग्रुप के लिए पहली पोजीशन हासिल करना कोई मसला नहीं था, वहीं दूसरी पोजीशन हासिल करना मुश्किल होगा। आखिरकार यान शायकियान अभी तक डोमेन रीलिम तक नहीं पहुंची थी। जब वाइल्ड फाइटर और क्रिम्सन स्टार अपनी खामोश गुफ्तगू कर रहे थे, एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी ट्रेनिंग हॉल में दाखिल हुआ। इस बूढ़े आदमी को देखकर वाइल्ड फाइटर और क्रिम्सन स्टार फौरन उसे खुश आमदीद कहने के लिए आगे बढ़े।
اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ بوڑھا آدمی کوئی اور نہیں بلکہ انسٹرکٹر ٹورے تھا، جو وائلٹ سوروڈ میں ایک افسانوی شخصیت تھا۔ تاہم جیسے ہی ٹورے پہنچا، ٹریننگ ہال میں ایک ٹھنڈا سا احساس پھیل گیا، یہاں تک کہ وائلڈ فائٹر اور کرمزن سٹار بھی اس احساس کو محسوس کر کے غیر ارادی طور پر کانپ اٹھے۔ انسٹرکٹر ٹورے، کیا آپ نے سولٹری فروسٹ کے گروپ کو الفاژور کے خاندانی مقابلے میں حصہ لینے کے لیے نہیں بھیجا تھا؟ کیا کچھ ہوا؟ وائلڈ فائٹر نے تجسس سے پوچھا۔ ٹورے سے خارج ہونے والے ٹھنڈے احساس سے وہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ میں گیا تھا لیکن مجھے کچھ کام سے جانا پڑا۔ تاہم جیسے ہی میں نے اپنا کام ختم کیا، مجھے سولٹری فروسٹ کا ایک پیغام ملا جس میں کہا گیا تھا کہ وہ الفاژور کے خاندانی مقابلے میں ہار گئے ہیں۔ لانگ فیملی کے کسی فرد نے پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے۔ ٹورے غصے سے غرا۔ وہ ہار گئے؟ سولٹری فروسٹ ہار گیا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ وائلڈ فائٹر ٹورے کی باتوں پر دنگ رہ گیا۔ اس نے فوراً پوچھا، کیا یہ لانگ فیملی کی سلک مون ہو سکتی ہے؟ نہیں، میں نے سنا ہے کہ یہ لانگ فیملی کی دوسری نوجوان خاتون سائلنٹ ونڈر ہے۔ ٹورے نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، یہ سلک مون نہیں ہے۔ وائلڈ فائٹر کی آنکھیں اس انکشاف پر صدمے سے پھیل گئیں۔ ایک لمحے کے لیے اسے شک ہوا کہ ٹورے اس سے جھوٹ بول رہا ہے۔ کیا سائلنٹ ونڈر کیمیا گری کی ماہر نہیں ہے؟ مزید برآں، پچھلی رپورٹس کے مطابق وہ صرف فلوئنگ واٹر ریلم پر ہے۔ وہ سولٹری فروسٹ کے خلاف کیسے جیت سکتی ہے؟ ایسے مقابلے میں جہاں صرف جنگی معیار اہمیت رکھتے ہوں، ایک فلوئنگ واٹر ریلم کا ماہر ڈومین ریلم کے ماہر کو کیسے شکست دے سکتا ہے؟ اب جبکہ لانگ فیملی نے پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے، کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا الفاژور کے حکمرانی کے حقوق پر مستحکم قبضہ ہوگا؟ کرمزن سٹار نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے پوچھا۔ ماسٹر لائف سٹائل کھلاڑی وائلٹ سوروڈ کی ترقی کے لیے بہت اہم تھے، خاص طور پر ماسٹر الکیمسٹ۔ دریں اسنا، سائلنٹ ونڈر، جو گرینڈ ماسٹر الکیمسٹ بننے سے صرف آدھا قدم دور تھی، وہ تھی جس کی وائلٹ سوروڈ کو شدید ضرورت تھی۔ تمہیں اس بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا ماننا ہے کہ زوس کارپوریشن اس معاملے سے نمٹ لے گی۔ جب وقت آئے گا، لانگ فیملی کو سر تسلیم خم کرنا پڑے گا، چاہے وہ نہ چاہیں، ٹورے نے سرد لہجے میں کہا۔ تاہم سولٹری فروسٹ کے گروپ نے مجھے واقعی مایوس کیا ہے۔ وہ اصل میں ایک ایسی چھوٹی لڑکی سے ہار گئے جو ابھی تک ڈومین ریلم تک بھی نہیں پہنچی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ میں ان کے ساتھ بہت نرم رہا ہوں۔ ان کے واپس آنے کے بعد انہیں بتا دینا کہ انہیں مجھ سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہیں خود پر صحیح طرح سے غور کرنے دو۔ اسے کبھی ایک بار بھی وائلٹ سوروڈ کے منصوبے کے ناکام ہونے کی فکر نہیں ہوئی تھی۔ مزید برآں، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ گروپ نمایاں طور پر کم تر جنگی معیار والے کسی شخص سے ہار جائے گا، باوجود اس کے کہ اس نے سولٹری فروسٹ اور دوسروں کو براہ راست رہنمائی فراہم کی تھی۔ یہ محض ذلت آمیز تھا۔ وائلڈ فائٹر ٹورے کی باتیں سن کر حیران رہ گیا۔ جلدی میں اس نے ٹورے کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، انسٹرکٹر ٹورے، کیا یہ تھوڑا؟ تاہم اس سے پہلے کہ وائلڈ فائٹر مزید کچھ کہہ پاتا، ٹائر 3 کا ایک اسن ان کی طرف بھاگا۔ رپورٹ، کوئی خود کو زیرو ونگ کا گلڈ لیڈر کہہ رہا ہے، وہ ہماری رہائش گاہ کے باہر پہنچا ہے اور الفاژور چیمبر آف کامرس کے معاملات کے حوالے سے ہمارے گلڈ کے اعلیٰ حکام سے مذاکرات کرنا چاہتا۔ کیا آپ اس سے ملنا چاہتے ہیں؟ ٹائر 3 کے اسن نے احترام سے کہا۔ زیرو ونگ؟ کیا یہ وہی گلڈ نہیں ہے جہاں سائلنٹ ونڈر اس تمام وقت سے رہ رہی ہے؟ وائلڈ فائٹر نے تبصرہ کیا۔ اس کا تجسس بڑھ گیا۔ وہ یہاں کس لیے آئے ہیں؟ کیا وہ ہمیں الفاژور کے لیے اپنے منصوبے بدلنے پر قائل کرنے آئے ہیں؟ ایک نامعلوم گلڈ ہم سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ وائلٹ سوروڈ کو کس قسم کا گلڈ سمجھتے ہیں؟ ٹائر 3 کے اسن کو گھورتے ہوئے ٹورے نے سرد لہجے میں حکم دیا، انہیں کہو کہ دف ہو جائیں۔ چیپٹر 2612 مذاکرات کی اہلیت۔ ٹورے کے سخت انکار نے سب کے جسموں میں ایک جھرجھری دوڑا دی۔ حال میں موجود کھلاڑیوں نے اپنے اوپر ایک شدید دباؤ محسوس کیا، اور ریفائنمنٹ ریلم کے کچھ تربیت لینے والے تو بمشکل حرکت بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ ٹائر 3 کے اس اسن کے اندر ایک فطری خوف پیدا ہوا جس نے زیرو ونگ کی آمد کی اطلاع دی تھی۔ اگر اسے یقین نہ ہوتا کہ وہ ٹورے کا ہدف نہیں ہے تو وہ غالباً موڑ کر بھاگ جاتا۔ کیا انسٹرکٹر ٹورے کو سولٹری فروسٹ کے گروپ سے اتنی زیادہ امیدیں ہیں؟ کرمزن سٹار ٹورے کے چہرے پر برفیلی لکیریں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ٹورے نے ایک دہائی سے زیادہ عرصہ پہلے لوگوں کو سکھانا چھوڑ دیا تھا۔
وہ اور وائلٹ سوروڈ کے سب سے طاقتور ٹرمپ کارڈ لیجن کے موجودہ کمانڈر اس کے آخری طالب علم گروپ کا حصہ رہے تھے۔ کمانڈر ٹورے کا پسندیدہ شاگرد رہا تھا۔ ٹورے نے کمانڈر کی تربیت میں شعلہ بردار کی مدد حاصل کرنے کے لیے بڑی تگ و دو کی تھی۔ لہٰذا وائلٹ سوروڈ کے اعلیٰ حکام دنگ رہ گئے تھے جب ٹورے نے سولیٹری فروسٹ کے گروپ کو تربیت دینے پر اتفاق کیا تھا۔ کرمزن سٹار نے فرض کیا تھا کہ ٹورے نے صرف زوس کارپوریشن کے احترام میں اتفاق کیا تھا، لیکن اب اس کا رد عمل دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ وہ ایمانداری سے سولیٹری فروسٹ کے گروپ کو مضبوط بنانے میں مدد کرنا چاہتا تھا۔ اگر وہ اتنا زیادہ مخلص نہ ہوتا تو وہ ان کی شکست پر اتنا غصہ نہ ہوتا۔ مجھے ڈر ہے کہ انہیں واپس بھیجنا دانشمندی نہیں ہے، انسٹرکٹر ٹورے۔ زیرو ونگ کی مغربی براعظم پر زیادہ طاقت نہیں ہو سکتی، لیکن یہ مشرقی براعظم پر بہت سی سپر پاورز کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اس کا ڈارک ورلڈ کے ٹیلی پورٹیشن گیٹ پر بھی کنٹرول ہے۔ چونکہ زیرو ونگ کے گلڈ لیڈر نے ذاتی طور پر ہمارا دورہ کیا ہے، اگر ہم اسے دروازے سے واپس بھیج دیتے ہیں تو دوسرے گلڈ پر تنقید کریں گے۔ وائلڈ فائٹر نے ٹورے کو قائل کرنے کی کوشش کی۔ وائلٹ سوروڈ ایک تجربہ کار سپر گلڈ تھا۔ اگرچہ زیرو ونگ مغرب میں مقیم نہیں تھا، لیکن وائلٹ سوروڈ کے انٹیلیجنس نیٹ ورک نے اس چھوٹے گلڈ کی تحقیقات کی تھی۔ وہ زیرو ونگ کے پس منظر سے مکمل طور پر بے خبر نہیں تھے، یہاں تک کہ اگر انہوں نے گلڈ پر تحقیق نہ بھی کی ہوتی تب بھی زیرو ونگ کے نام سے بچنا مشکل تھا۔ آخر کار یہ گلڈ مشرق میں ناقابل یقین حد تک مشہور ہو چکا تھا اور بہت سی سپر پاورز زیرو ونگ کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ کیا زیرو ونگ کا گلڈ لیڈر اکیلا آیا ہے؟ کرمزن سٹار نے ٹائر 3 کے اس اسن سے پوچھا۔ نہیں، وہ 1 درجن یا اس سے زیادہ لوگوں کے گروپ کے ساتھ آیا ہے۔ لانگ فیملی کے لانگ ووشنگ بھی ان کے ساتھ ہیں، اس اسن نے جواب دیا۔ لانگ فیملی؟ انہوں نے یقیناً کوئی وقت ضائع نہیں کیا۔ وائلڈ فائٹر ماتھے پر بل ڈالے بغیر نہ رہ سکا۔ یہ جاننے کے بعد کہ لانگ فیملی کی دوسری نوجوان خاتون نے اس سال الفاجور کا مقابلہ جیت لیا ہے، وائلڈ فائٹر جانتا تھا کہ خاندان کو فرمانبردار بنانا مشکل ہوگا۔ اب الفاجور کا سب سے طاقتور نوجوان رکن لانگ فیملی سے تھا، اور سب کچھ ہونے کے بعد زوس کارپوریشن محض چیمبر کے شیئر ہولڈرز میں سے ایک تھی۔ یہ سب سے بڑی شیئر ہولڈر نہیں تھی۔ ایک بار جب باقی شیئر ہولڈرز لانگ فیملی کی صلاحیت کو دیکھ لیں گے تو وہ اسے اپنی حمایت کی پیشکش کریں گے۔ الفاجور میں لانگ فیملی کے غلبے کو خطرے میں ڈالنا ناقابل یقین حد تک مشکل ہو جائے گا۔ اس کی وجہ سے لانگ فیملی اب وائلٹ سوروڈ کے ساتھ مذاکرات کرنے کی اہل ہو گئی تھی، اور یہ صرف وقت کی بات تھی کہ خاندان اپنا نمائندہ بھیجتا۔ تاہم وائلڈ فائٹر کو توقع نہیں تھی کہ لانگ فیملی الفاجور کے خاندانی مقابلے کے ختم ہوتے ہی کارروائی کرے گی۔ ایسا لگتا ہے کہ لانگ فیملی کو اپنا اعتماد مل گیا ہے، ورنہ وہ اتنی جلدی ظاہر نہ ہوتے، کرمزن سٹار نے کہا۔ یہ غالباً زیرو ونگ کی وجہ سے ہے۔ آخر کار گلڈ کا نیدرلینڈ ایمپائر کے ساتھ اتحاد ہے۔ اس کے علاوہ زیرو ونگ سائلنٹ ونڈر کو مقابلہ جیتنے میں مدد کرنے کا ذمہ دار ہے۔ ظاہر ہے جب باصلاحیت کھلاڑیوں کی پرورش کی بات آتی ہے تو زیرو ونگ کافی قابل ہے۔ لانگ فیملی کو لگتا ہوگا کہ وہ وائلٹ سوروڈ ازوس کارپوریشن کی حمایت کے بغیر خود ہی ٹھیک کام کر لے گی، وائلڈ فائٹر نے فرض کیا۔ کسی بھی گلڈ کے لیے سب سے اہم ترقیاتی پہلو باصلاحیت ماہرین اور وسائل تھے۔ اگرچہ الفاجور میں ماہرین کی کمی نہیں تھی، لیکن اس کے پاس وائلٹ سوروڈ جیسے تجربہ کار سپر گلڈ جتنے وسائل نہیں تھے۔ اگر الفاجور اپنی ترقی جاری رکھنا چاہتا تھا تو اسے سپر گلڈ کے ساتھ اتحاد کرنا پڑے گا۔ الفاجور کے مختلف شیئر ہولڈر خاندان اور گرینڈ ایلڈرز بالکل اسی کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے۔ تاہم اگر الفاجور کو اب اپنے باصلاحیت ارکان کی پرورش کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی تو نہ تو لانگ فیملی اور نہ ہی چیمبر خود وائلٹ سوروڈ کے ساتھ اتحاد کرنے کی زحمت کرے گا۔ وائلٹ سوروڈ پہلے ہی اس اتحاد کے لیے بھاری قیمت مانگ رہا تھا، اور یہ شراکت داری بنیادی طور پر الفاجور کو وائلٹ سوروڈ کے باجگزاروں میں سے ایک میں بدل دے گی۔ الفاجور کا کوئی بھی شیئر ہولڈر یہ نہیں چاہتا تھا، لیکن انہیں زوس کارپوریشن کی طرف سے ڈالے جانے والے شدید دباؤ کی وجہ سے اتفاق کرنا پڑا۔ یہ دلچسپ ہے۔ انہیں استقبالیہ کمرے میں لے جاؤ اور تھوڑی دیر انتظار کرواؤ، ٹورے نے فیصلہ کیا۔ مجھے یہ دیکھنے میں دلچسپی ہے کہ زیرو ونگ کے پاس ایسی کیا صلاحیت ہے جس نے لانگ فیملی کو اتنا پر اعتماد بنا دیا ہے۔ سمجھ گیا؟ ٹائر 3 کے اس اسن نے سکون کا سانس لیا جب ٹورے پرسکون ہوا۔ پھر وہ بھاگ کر رہائش گاہ کے داخلی دروازے کی طرف گیا۔ دریں اسنا
वायलेट सॉरोड की रहाइशगाह के बाहर एक हुजूम जमा हो गया था जो जीरो विंग के अरकान के हवाले से गर्मा गर्म बहस में मसरूफ था। खिलाड़ियों का ग्रुप बहुत ज्यादा तवज्जो खींच रहा था। जीरो विंग के अरकान के पीछे दो देव हैकल फ्लाइंग माउनट्स खड़े थे, एक उकाब जिसके जिस्म पर बिजली की लहरें रक्स कर रही थीं और एक स्केलेटल ड्रैगन जिससे ठंडक की लहरें निकल रही थी। दोनों फ्लाइंग माउनट्स के हाले इसी लेवल के ग्रैंड लॉर्ड्स के बराबर थे और जब वो साथ साथ खड़े थे तो उन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन था। कमाल है, ये लोग कौन हैं? उनके पास वाकई दो ऐसे माउनेट्स हैं जो वायलेट सॉरोड के नीदर फुलियम ईगल का मुकाबला कर सकते हैं। कितना हैरत अंगेज गिल्ड है। वायलेट सॉरोड के पास सिर्फ दो गैर मामूली फ्लाइंग माउनेट्स हैं, फिर भी उन लोगों के पास भी दो हैं। गेम के इस मरहले पर फ्लाइंग माउनेट्स अब भी गार्ड्स डोमेन के ज्यादातर खिलाड़ियों के लिए नाकाबिले हुसूल थे। यहां तक कि मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स के पास सिर्फ चंद फ्लाइंग माउनेट्स थे और उनमें से ज्यादातर आम थे। इसके बावजूद ये उन्हें अपनी ताकत दिखाने की इजाजत देने के लिए काफी था। दरी असना मुख्तलिफ सुपर पावर्स गैर मामूली फ्लाइंग माउनेट्स के लिए दीवानी हो जाएंगी जो उसी लेवल के ग्रैंड लॉर्ड्स के खिलाफ अपना दिफा कर सकते थे। हर कोई ऐसा नहीं कह सकता था। यहां तक कि ज्यादातर टायर 3 माहिरीन को ऐसे मोन्स्टर से भागना पड़ेगा। सिर्फ टायर 3 माहिरीन की एक टीम ही इसी लेवल के ग्रैंड लॉर्ड्स को गिरा सकती थी। ताहम न सिर्फ एक गिल्ड गैर मामूली फ्लाइंग माउंट के साथ आसानी से ग्रैंड लॉर्ड रैंक के फील्ड बासेस का शिकार कर सकता था, बल्कि वो अपनी सरगर्मियों का दायरा भी वसी कर सकते थे, वसाइल की तलाश में कहीं ज्यादा खतरनाक मकामात का दौरा कर सकते थे। जब राहगीर खामोशी से जीरो विंग के दो फ्लाइंग माउनेट्स पर बहस कर रहे थे, लांग वोशंग जो वायलेट सॉरोड की रहाइशगाह के दाखिली दरवाजे पर इंतजार कर रहा था, घबराने लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि सैफ अली अपने दावे पर अमल करेगा और अलिफाजवर के खानदानी मुकाबले के खत्म होते ही वायलेट सॉरोड का सफर करेगा। सॉरोड जमीन ने वायलेट सॉरोड को अपनी शिकस्त के बारे में जानने के बाद पुरसुकून होने का वक्त भी नहीं दिया था। मुकाबले के नतीजे ने अलिफाजवर चैम्बर ऑफ कॉमर्स पर कंट्रोल हासिल करने के जूस कारपोरेशन और वायलेट सॉरोड के मंसूबों को खाक में मिला दिया था। कहने की जरूरत नहीं कि वो गुस्से में होंगे और वो यकीनी तौर पर जीरो विंग को मौरिद इल्जाम ठहराएंगे, वो गिल्ड जिसने उनके मंसूबों को नाकाम बनाने में अहम किरदार अदा किया था। अगरचे लांग फैमिली और जीरो विंग अब जूस और वायलेट सॉरोड के साथ मुज़ाकरात के अहल थे, लेकिन उन्हें इस वक्त मुज़ाकरात के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए था जब दूसरी तरफ अभी तक गुस्सा हो। न सिर्फ वो कारपोरेशन और सपर गिल्ड के ख्यालात बदलने में नाकाम रहेंगे, बल्कि वो सूरत हाल को मजीद खराब कर सकते हैं। वंडर, क्या तुम अपने गिल्ड लीडर को कायल कर सकती हो? मैं जानता हूं कि वो वायलेट सॉरोड के साथ मुज़ाकरात करना चाहता है, लेकिन इसे ऐसे नाजुक वक्त में ऐसा नहीं करना चाहिए। लांग वोशंग ने साइलेंट वंडर से सरगोशी की। इस शरह पर न सिर्फ मुज़ाकरात नाकाम होंगे, बल्कि वायलेट सॉरोड हमसे नफरत करने लगेगा। हम अलिफाजवर में अपना फायदा खो देंगे। अलिफाजवर के एल्डर्स और ग्रैंड एल्डर्स को खास तौर पर इस बात की परवाह नहीं थी कि अलिफाजवर वायलेट सॉरोड के साथ शराकतदारी करता है या नहीं, लेकिन दुश्मन बनना एक अलग बात होगी। अगर ऐसा हुआ तो लांग फैमिली के लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। अलिफाजवर के बहुत से अहम वसाइल के इलाके वायलेट सॉरोड के इलाकों में वाक़े थे। अगर वायलेट सॉरोड ने फैसला किया कि वो अब इन वसाइल के इलाकों की परवाह नहीं करता, तो दूसरे सपर गिल्ड्स उन इलाकों पर दावा करने के लिए लड़ने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, साइलेंट वंडर ने कहा। वो अपने बुजुर्ग के जज्बात से मुत्तफिक थी। जीरो विंग की मगरिब में बमुश्किल कोई ताकत थी, जबकि वायलेट सॉरोड आसानी से अलिफाजवर चैम्बर ऑफ कॉमर्स को बड़ा धचका दे सकता था। मजीद बरा, जीरो विंग वायलेट सॉरोड से बच नहीं सकता था अगर वो मगरिबी बर्रे आज़म पर तरक्की करना चाहता था। वो नहीं चाहती थी कि इसका गिल्ड उसकी वजह से वायलेट सॉरोड के गुस्से का सामना करे। ताहम जैसे ही साइलेंट वंडर सैफ अली के पास पहुंचने वाली थी, वायलेट सॉरोड की रहाइशगाह से टायर 3 का एक इससन निकला और सैफ अली के पास जाकर माजरत करते हुए कहा, तवील इंतजार के लिए माजरत, गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम। बरा करम, मेरे पीछे आए। ठीक है, सैफ अली ने जवाब दिया, अपना थंडर ईगल वापस रखते हुए। इसके बाद वो इस असन के पीछे रहाइशगाह में चला गया, जिससे साइलेंट वंडर को मुदाखलत का कोई मौका ना मिला। सपर गिल्ड की रहाइशगाह में दाखिल होते ही लांग वोशंग और साइलेंट वंडर दोनों दंग रह गए। न सिर्फ रहाइशगाह में वायलेट सॉरोड के अरकान बहुत हाई लेवल के थे, बल्कि इनमें से काफी टायर 3 के माहिरीन भी थे। मजीद बरा, उन्होंने एक नज़र में 100 से ज्यादा रिफाइनमेंट रिलिम के माहिरीन को देखा।
जब वो इस किले तक पहुंचे जो रहाइशगाह के मरकज के तौर पर काम करता था, तो वो इस कदर घने माना को महसूस करके मजीद दंग रह गए कि वो सफ़ेद धुंध में तब्दील हो गया था। पूरा किला कदीम महसूस होता था। सपर गिल्ड के वो तमाम अरकान जो किले में दाखिल हो रहे थे और बाहर निकल रहे थे, हैरत अंगेज तौर पर ताकतवर हाले खारिज कर रहे थे, जबकि काफ़ी तो अलिफाशवर के नौजवान जेसस से भी ज़्यादा ताकतवर थे। तो ये है वायलेट सॉरुड। साइलेंट वंडर हैरान रह गई जब उसने 1 दर्जन से ज़्यादा नौजवान टायर 3 माहिरीन को किले में दाखिल होते देखा। यहां तक कि खिलाड़ियों के एक आम ग्रुप में भी इतने ज़्यादा रिफाइनमेंट रीलिम और फलोइंग वाटर रीलिम के माहिरीन थे। मजीद बरा, ये वायलेट सॉरुड की बहुत सी रहाइशगाहों में से सिर्फ एक थी और गिल्ड के पास कई तरबियती मैदान थे। अगर वायलेट सॉरुड तमाम नए भर्ती होने वालों को इकट्ठा कर लेता तो वो मंजर इंतहाई मुतासिर कुन होता। बरा करम, अंदर आए। रास्ता दिखाने वाले टायर 3 के इस हसन ने अपने सामने मौजूद गिल्ड हॉल की तरफ इशारा करते हुए कहा। जब इसने लांग वोशंग और साइलेंट वंडर की हैरत को देखा तो उसे खुशी और फख्र महसूस हुआ। मजमूई तौर पर वायलेट सॉरुड शायद 5 अजीम सपर गिल्ड्स जितना ताकतवर ना हो, लेकिन ये बासलाहियत खिलाड़ियों की परवरिश में इतना ही काबिल था जिस पर गिल्ड को काफी फख्र था। कोई आम सपर गिल्ड मुकाबला नहीं कर सकता था। थोड़ी देर बाद टायर 3 का इस असन सैफ अली और उसके साथियों को गिल्ड हॉल के सबसे ऊपर वाली मंजिल के इस्तकबालिया कमरे में ले गया। 3 खिलाड़ी, टूरे, वाइल्ड फाइटर और क्रिम्सन स्टार, पहले ही कमरे में इंतजार कर रहे थे। ताहम इनमें से किसी ने भी अपने हाले छुपाने की जहमत नहीं की और उनकी मुश्तरका तवानाई दम घुटने वाली महसूस हो रही थी। वो वाज़े तौर पर जीरो विंग के नुमाइंदों को डराने की कोशिश कर रहे थे। यकीनी तौर पर लांग वोशंग इन तीनों लोगों को देखकर अपना सर हिलाए बगैर न रह सका। वो जानता था कि ये मुज़ाकरात अच्छे तरीके से ख़त्म नहीं होंगे। इस दिखावे को जारी रखने का कोई फ़ायदा ही नहीं था। उनके मुश्तरका हालों का दबाव बहुत ज़्यादा ताकतवर था। यहां तक कि चोटी के माहिरीन को भी इस्तकबालिया कमरे में सांस लेने में दुश्वारी होगी, कमज़ोर खिलाड़ियों की तो बात ही छे। वो लांग वोशन की राय में सैफ अली, साइलेंट वंडर और वानिया के अलावा उन जारहाना हालों का मुकाबला करना उनकी पार्टी के लिए मुश्किल होगा। दरी असना, वायलेट सॉरुड के टायर 3 के इस हसन ने इस मंजर पर तंज किया। जीरो विंग एक सेवडव सपर पावर हो सकता है, लेकिन वायलेट सॉरुड कोई आम सपर गिल्ड नहीं था और जीरो विंग की कोई जगह नहीं थी कि वो अपनी मर्जी से मुज़ाकरात शुरू करने की कोशिश करे। ये कमरा वाकई घुटन ज़दा है। आबदा गाल, तुम लोग अपने लिबादे क्यों नहीं उतार देते? इस तरह तुम्हारे लिए ठंडक रहेगी। सैफ अली ने सुकून से मशवरा दिया, अपनी नज़रें टूरे और उसके 2 साथियों से एक लम्हे के लिए भी नहीं हटाई। चैप्टर 2613 हैरत अंगेज अदाद व शुमार, जीरो विंग की सलाहियत। सैफ अली की तजवीज़ सुनकर टायर 3 के इस हसन ने ग्रुप पर तंज जारी रखा। क्या उन्हें लगता है कि वो सिर्फ अपने ब्लैक कलविक्स उतारकर इंस्ट्रक्टर्स के हालों का मुकाबला कर सकते हैं? ब्लैक कलविक महज खिलाड़ी के कुछ अदादो शुमार को छुपाता था, लेकिन खिलाड़ी के हाले को नहीं छुपा सकता था। गार्ड्स डोमेन में हर कोई ये जानता था। बिलाशुबा ऐसे औजार मौजूद थे जो खिलाड़ी के हाले को छुपा सकते थे, लेकिन वो औजार इंतहाई महंगे और अमली नहीं थे। मजीद बरा, माहिर खिलाड़ी अपनी महारतों से अपने हाले छुपा सकते थे। उन्हें ऐसे औजारों पर इन्हिसार करने की जरूरत नहीं थी। यहां तक कि लांग वोशंग ने भी सैफ अली को एक अजीब नज़र से देखा। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो आदमी क्या करने की कोशिश कर रहा है। अपने ब्लैक कलविक्स उतारकर आबदागाल और दीगर सिर्फ अपने अदादो शुमार को जाहिर करेंगे। इससे इन्हें इन 3 मोनेस्टर्स के हालों का मुकाबला करने में कोई मदद नहीं मिलेगी। टूरे, वाइल्ड फाइटर और क्रिम्सन स्टार सब वायलेट सॉरुड में इंस्ट्रक्टर थे। कोई भी जो सुपर गिल्ड का इंस्ट्रक्टर बन सकता था वो ग्रैंड एल्डर भी होता, गिल्ड में मुतलक आला हुक्काम। सपर गिल्ड्स हर रोज आला दर्जे के हथियार और साजो सामान भी हासिल करते थे। वायलेट सॉरुड जैसे तजर्बाकार सपर गिल्ड ने गालिबन हर किस्म के हथियार और साजो सामान के टुकड़े देखे थे जो गेम में मौजूद थे। अब जबकि वायलेट सॉरुड गुस्से में था और उन्हें भगाने के लिए उनके ग्रुप में खौफ पैदा करने का इरादा रखता था, यहां तक कि आला दर्जे के हथियारों और साजो सामान के मुकम्मल सीख भी इन 3 इंस्ट्रक्टर्स के ख्यालात बदलने के लिए काफी नहीं होंगे। जिस वक्त टायर 3 का इस हसन और लांग वोशंग सोच रहे थे कि सैफ अली का क्या इरादा है, आबदागाल और दीगर ने अपने ब्लैक कलविक्स उतार दिए। जब उन्होंने इन खिलाड़ियों के अदादो शुमार देखे तो इस हसन और लांग वोशंग सदमे से तकरीबन बेहोश हो गए।
लेवल 117। जिस लम्हे ब्लैक कलविक्स हटे, इन खिलाड़ियों के हाले फटते हुए आतिशफिशा की तरह फूट पड़े। अर्ध गिर्द का माना तेजी से उनके गिर्द जमा होने लगा, जिससे माना का एक भंवर बन गया जिसने कमरे के बाकी माना को कम कर दिया। जब टायर 3 के इस असन और लांग वोशन को एहसास हुआ कि ये हाले माइथक मोनस्टर्स के बराबर हैं, तो वो फितरी तौर पर एक काबिले बर्दाश्त फासले तक पीछे हट गए। दरी असना, टूरे के ग्रुप ने आबदागाल और उसके साथियों के लेवल देखकर हैरत से घूरा। लेवल 117। ये कैसे मुमकिन है? यहां तक कि हमारे गिल्ड के लीवलिंग के दीवाने भी सिर्फ लेवल 114 तक पहुंचे हैं। वो इतने ताकतवर कैसे हो गए? वाइल्ड फाइटर टीम चीट में चीख उठा। जीरो विंग के खिलाड़ियों को घूरते हुए सदमे से मगलूब हो गया। उनके लेवल गिल्ड में सबसे ज्यादा नहीं थे क्योंकि वो आमतौर पर वायलेट सॉरूड के नए भर्ती होने वालों को तरबियत देते थे। उनके पास लेवल बढ़ाने के लिए खुद को वक्फ करने का वक्त नहीं था। इसके बावजूद ये तीनों कभी भी फ्रंट लाइन खिलाड़ियों से पीछे नहीं रहे थे। लेवल 100 से ज्यादा वाले नक्शों में मौजूद गैर मुल्की तवानाइयां एक बोझ थीं, जो खिलाड़ियों के जिस्मों को मुसलसल गला रही थीं और उन्हें ज्यादा देर तक लेवल बढ़ाने से रोकती थी। लिहाजा इंस्ट्रक्टर्स के तौर पर टूरे और उसके साथियों को अपने लेवल बरकरार रखने पड़ते थे। दरी असना, ये तीनों आमतौर पर सेहतयाब होने के दौरान नए भर्ती होने वालों को तरबियत देते थे और उसके नतीजे में उनके लेवल बहुत ज्यादा पीछे नहीं थे, चाहे उनकी लीवलिंग की रफ्तार बेहतरीन ना हो। तीनों इस वक्त लेवल 112 पर थे, जहां तक ज्यादातर चोटी के माहिरीन अभी तक नहीं पहुंचे थे। और फिर भी उनके सामने मौजूद खिलाड़ी उनसे 5 लेवल आगे थे। उन्होंने ये कैसे किया? मजीद बरा, जीरो विंग के पास इस लेवल पर सिर्फ 1 या 2 खिलाड़ी नहीं थे। तमाम 8 हरकान, जिन्होंने अपने ब्लैक कलविक्स उतारे थे, लेवल 117 तक पहुंच चुके थे। नहीं, मैं महसूस कर सकती हूं कि उन तमाम लोगों ने अपनी माना बॉडीज को मुकम्मल तौर पर अनलॉक कर लिया है। उन्हें इतना हाई लेवल हासिल करने के लिए कोई खास तरीका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, क्रिम्सन स्टार ने सर हिलाते हुए कहा। गार्ड्स डोमेन में तेजी से लेवल बढ़ाने का वाहिद तरीका मोनस्टर्स को मारना था। खिलाड़ी जितने ताकतवर मोनस्टर्स से लड़ते, उन्हें इतनी ही ज्यादा एक्सपी मिलती। अगर खिलाड़ी इन मोनस्टर्स को मारने की कोशिश करते जो उनसे 3 लेवल कम होते, तो वो इसका 50% भी नहीं कमा पाते जो वो अपने ही लेवल के मोनस्टर्स को शिकस्त देकर कमाते थे। अगर वो इन मोनस्टर्स को मारने की कोशिश करते जो उनसे 6 लेवल कम होते, तो उन्हें बिल्कुल भी एक्सपी नहीं मिलती। अगरचे क्विस्ट करना भी एक्सपी हासिल करने का एक काबिले एतमाद तरीका था, लेकिन क्विस्ट का बुनियादी मकसद सके, हथियार, साजो सामान और खुसूसी औजार फराहम करना था। तेजी से लेवल बढ़ाने का वाहिद तरीका अपने आय से ज्यादा लेवल के ताकतवर मोनस्टर्स का सामना करना था। इसकी वजह से गार्ड्स डोमेन में हाई लेवल वाले किसी भी खिलाड़ी को कमजोर नहीं समझा जाता था। दरहकीकत ज्यादातर आम खिलाड़ी किसी खिलाड़ी के लेवल को उसकी ताकत की बराह रास्त नुमाइंदगी के तौर पर देखते थे। अभी तक सदमे में तीनों इंस्ट्रक्टर्स को एहसास नहीं हुआ कि सैफ अली उनके पास आ गया है। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो इस तमाम वक्त से कमरे के बीच में खड़ा था। क्या अब हम बात कर सकते हैं? सैफ अली ने बारी बारी हर इंस्ट्रक्टर की तरफ देखते हुए पूछा। तभी वाइल्ड फाइटर और क्रिम्सन स्टार को एहसास हुआ कि सैफ अली उनके सामने खड़ा है। बोलो, तुम वायलेट सॉरूड क्यों आए हो? टूरे ने सैफ अली को संजीदा नजरों से देखते हुए पूछा। अब उसने गुस्से या हकारत का कोई इजहार नहीं किया। अगर जीरो विंग के पास लेवल 117 पर सिर्फ 1 खिलाड़ी होता, तो वो ज्यादा से ज्यादा हैरान होता और माहिर की ताकत का एतराफ करता, लेकिन न सिर्फ लेवल 117 के खिलाड़ियों का एक पूरा ग्रुप इसके सामने खड़ा था, बल्कि उन्होंने अपनी माना बॉडीज की मुकम्मल सलाहियत को भी अनलॉक कर लिया था। ये कामयाबी सिर्फ ज़ाती ताकत का नतीजा नहीं हो सकती थी, बल्कि ये गिल्ड की बुनियाद और ताकत की नुमाइंदगी थी। चूंकि जीरो विंग के पास मुकम्मल तौर पर अनलॉक माना बॉडीज वाले इतने ज्यादा हाई लेवल माहिरीन थे, इसलिए इसने टूरे का बुनियादी एहतराम हासिल कर लिया। साइलेंट वंडर और दूसरों को खुद देखने के बाद टूरे ये भी समझ गया कि साइलेंट वंडर ने सोलिटरी फरोसट को क्यों शिकस्त दी थी। मुकम्मल तौर पर अनलॉक माना बॉडी वाले खिलाड़ी और उसके बगैर वाले खिलाड़ी के बुनियादी अदाद व शुमार के दरमियान ज्यादा फर्क नहीं था, लेकिन उनकी जंगी ताकत के दरमियान एक बहुत बड़ा फर्क था। ये तकरीबन आधे टायर का फर्क था, जो ऐसा फासला नहीं था जिसे जंगी मेयार और तकनीकों से कम किया जा सके। अगरचे सोलिटरी फरोसट डोमेन रीलिम का माहिर था, लेकिन वो अभी काफी जवान था। इसे ज्यादा खाम ताकत वाले मुखालफीन से लड़ने का ज्यादा तजर्बा नहीं था।
लिहाजा शिकस्त का सामना करना कोई इतनी अजीब बात नहीं थी। आप हैरत अंगेज तौर पर साफ गो हैं, इंस्ट्रक्टर टूरे। इस सूरत में मैं बस बराह रास्त बात करूंगा, सैफ अली ने टूरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जिसने कमरे में दाखिल होने के लम्हे से ही इस पर गहरी तवज्जो दी थी। मैं यहां साइलेंट वंडर की सूरत हाल पर बात करने आया हूं। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, अगर आप इस बात पर इसरार करना चाहते हैं कि वो जीरो विंग की रुकन है, अल्फाजवर की नहीं, और इसलिए इसे वायलेट सौरुड में तरक्की करने की जरूरत नहीं है, तो जहमत न करें। मैं अपने आला हुक्काम को मशवरा दूंगा कि वो साइलेंट वंडर को अकेला छोड़ दें, वाइल्ड फाइटर ने कहा। जीरो विंग की मगरबी बर्रे आजम पर ज्यादा ताकत नहीं हो सकती, लेकिन उसकी सलाहियत नाकाबिल यकीन थी। साइलेंट वंडर की खातिर इस सेवडव सपर पावर का दुश्मन बनना वाकई नादानी होगी। इसके अलावा वायलेट सौरुड साइलेंट वंडर जैसी हाफ सेटअप ग्रैंड मास्टर अल्केमिस्ट के बगैर भी अपने मंसूबों पर अमल दरामद कर सकता था। बदतरीन सूरत में उनके मंसूबों को मुकम्मल होने में ज्यादा वक्त लग सकता है। मजीद बरा जूस कारपोरेशन ही बुनियादी वजह थी कि वायलेट सौरुड ने साइलेंट वंडर को हासिल करने पर इसरार किया था, और कारपोरेशन ने महज इसलिए मुतालबा किया था क्योंकि लांग फैमिली ने जूस के अपने ज़ेरे कमान ताकतों को मुत्तहिद करने के मंसूबे में मुकम्मल ताउन करने से इनकार कर दिया था। जूस कारपोरेशन सिर्फ लांग फैमिली की मिसाल कायम करना चाहती थी, और ऐसा करने के लिए वायलेट सौरुड का इस्तेमाल कर रही थी। लांग वोशंग वाइल्ड फाइटर को इतनी जल्दी हार मानते देखकर दंग रह गया। मुआमला तय पा गया, बस इतनी आसानी से। लांग फैमिली ने जूस कारपोरेशन और वायलेट सौरुड के साथ कई बार मुज़ाकरात किए थे, फिर भी दोनों ने रियायत देने से इनकार कर दिया था। वो यहां तक कि खानदान को धमकाने के लिए अल्फाजवर के हुक्मरानी के हुकूक इस्तेमाल करने तक चले गए थे। और फिर भी सैफ अली ने पहली बार वायलेट सौरुड की रहाइशगाह का दौरा किया था, मुख्तसरा साइलेंट वंडर का जिक्र किया था, और वाइल्ड फाइटर इससे दस्तबरदार होने पर राजी हो गया था। लांग वोशंग को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो गलत गिल्ड की रहाइशगाह में खड़ा है। यहां तक कि साइलेंट वंडर का मुंह भी सदमे से खुला रह गया। इसे कभी तवक्को नहीं थी कि ये मुज़ाकरात इतनी आसानी से आगे बढ़ेंगे। ताहम जैसे ही सब ने फर्ज किया कि मुज़ाकरात खत्म हो गए हैं, सैफ अली ने सर हिलाते हुए कहा, नहीं, मेरा ख्याल है कि आपने कुछ गलत समझा। मैं इस बारे में बात करने यहां नहीं आया हूं। तो फिर अब किस चीज पर बहस करना चाहते हैं? वाइल्ड फाइटर ने उलझन में पूछा। क्या जीरो विंग वायलेट सौरुड को उसके मंसूबों से बाज रखने नहीं आया था? जीरो विंग वायलेट सौरुड के साथ शिराकत दारी करना चाहेगा। मैं जानता हूं कि आपके गिल्ड ने एक कदीम खुफिया सरजमीन दरियाफ्त की है, जिसमें दाखिल होने के लिए खुसूसी औजारों की जरूरत होती है। मेरा मशवरा है कि हमारे गिल्ड मिलकर काम करे। जीरो विंग बदले में सिर्फ 100 एंट्री स्लॉट्स चाहता है, सैफ अली ने सुकून से कहा। यह हकीकत के वायलेट सौरुड ने मगरबी बर्रे आज़म पर अपनी तरक्की की रफ्तार बढ़ाने के लिए एक कदीम खुफिया सरजमीन पर इन्हिसार किया था, माजी में कोई राज नहीं था। जिस लम्हे लांग वोशंग जीरो विंग की रहाइशगाह में नमूदार हुआ था, सैफ अली को इस खुफिया सरजमीन की याद आ गई थी। ये कदीम खुफिया सरजमीन टायर 4 प्रमोशन क्वेस्ट को मुकम्मल करने की किलीद रखती थी। यही वो वजह थी कि वायलेट सौरुड ने सैफ अली की पिछली जिंदगी में बहुत से टायर 4 माहिरीन की परवरिश की थी। दरहकीकत इस गिल्ड के पास आम सपर गिल्ड्स के मुकाबले में तकरीबन दुगना टायर 4 माहिरीन थे। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, क्या आप पागल हैं? क्या आप जानते हैं कि खुफिया सरजमीन में कल कितने स्लॉट्स हैं? आप इन स्लॉट्स में से आधे मांग रहे हैं जो हमारे पास अभी मौजूद हैं। क्रिम्सन स्टार ने मुदाखलत की। कदीम खुफिया सरजमीन वायलेट सौरुड के लिए नुमायां होने का एक बड़ा मौका था, लिहाजा हर एंट्री स्लॉट नाकाबिल यकीन हद तक कीमती था। फिर भी जीरो विंग उनमें से आधे चाहता था। अपनी कदामत पसंद शख्सियत के बावजूद क्रिम्सन स्टार ने सैफ अली पर दीवानगी का इल्जाम लगाया। सैफ अली महज एक एडवांस्ड मास्टर अल्केमिस्ट की मदद की पेशकश कर रहा था। ऐसा नहीं था कि वायलेट सौरुड के पास अपने अल्केमिस्ट नहीं थे। क्या होगा अगर मैं वदा करूं कि मैं कदीम खुफिया सरजमीन पर कब्जा करने में आपकी मदद कर सकता हूं? सैफ अली ने आहिस्ता से हंसते हुए कहा। कब्जा करना? आप उसे किस किस्म की जगह समझते हैं? क्या आप सिर्फ 10 माहिरीन के साथ एक कदीम खुफिया सरजमीन पर कब्जा करने जा रहे हैं जिनकी माना बॉडीज मुकम्मल तौर पर उन लाख हैं? क्रिम्सन स्टार ने तंज करते हुए कहा। मुकम्मल तौर पर उन लाख माना बॉडीज वाले माहिरीन वाकई उस वक्त कीमती थे, लेकिन वायलेट सौरुड मजीद 2 हफ्तों में काफी ज्यादा माहिरीन की परवरिश कर सकता था। सपर गिल्ड के बहुत से माहिरीन पहले ही काफी तरक्की कर चुके थे,
اور وائلٹ سوروڈ زیرو ونگ کے ماہرین کے بغیر قدیم خفیہ سرزمین پر قبضہ کرنے کے لیے کافی حد تک قابل تھا۔ زیادہ سے زیادہ ایسا کرنے میں مزید 2 ہفتے لگ سکتے تھے۔ کیا ہوگا اگر میں 100 ٹائر 3 ماہرین کی مدد کی پیشکش کروں جن کی مانا باڈیز مکمل طور پر ان لاک ہیں؟ سیف علی نے کرمزن سٹار کو ایک پراعتماد مسکراہٹ دیتے ہوئے پوچھا۔ چیپٹر 2614 قدیم خفیہ سرزمین ترجیحی انتخاب 100 ماہرین جن کی مانا باڈیز مکمل طور پر ان لاک ہیں۔ سیف علی کے سوال کے بعد کمرے میں خاموشی چھا گئی، یہاں تک کہ تورے کی نظریں بھی تیز ہو گئیں تاکہ وہ سورڈ زمین کے جھوٹ کا پتہ لگا سکے۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ تورے نے پوچھا۔ مختلف سپر پاورز کو فوری طور پر ایسے ماہرین کی ضرورت تھی جن کی مانا باڈیز مکمل طور پر ان لاک ہوں۔ صرف یہی ماہرین لیول 100 سے زیادہ سپر لارج اسکیل ٹیم ڈنجنز اور دشمن خفیہ سرزمینوں کے ماحول اور مونسٹرز کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ بدقسمتی سے مٹھی بھر، یہاں تک کہ صرف 1 درجن مکمل طور پر ان لاک مانا باڈیز والے ماہرین چھاپوں کے دوران بیکار ہوں گے۔ تاہم ان ماہرین کی 100 افراد کی ٹیم ایک الگ بات ہوگی۔ مکمل 100 رکنی ٹیم کے ساتھ ان مقامات پر چھاپا مارنا ممکن ہوگا، اور ایسی ٹیم وائلٹ سوروڈ کے لیے انمول ہوگی جس نے ایک انتہائی اہم قدیم خفیہ سرزمین تلاش کی تھی۔ دریں اسنا لانگ ووشنگ استقبالیہ کمرے کے داخلی دروازے سے سیف علی کو حیرت سے گھور رہا تھا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ زیرو ونگ کی بنیادیں اتنی خوفناک حد تک مضبوط ہیں۔ 100 ماہرین جن کی مانا باڈیز مکمل طور پر ان لاک ہیں۔ ان 100 ماہرین کے ساتھ کوئی بھی سپر پاور زیرو ونگ کو اکسانے کی ہمت نہیں کرے گی، چاہے اس کی مغرب میں زیادہ طاقت نہ ہو۔ اگر یہ 100 ماہرین میدانوں میں جوابی کارروائی کرنے گلڈ سٹی میں ہنگامہ آرائی کرنے کا فیصلہ کرے تو نشانہ بننے والی سپر پاور یقینی طور پر نقصان اٹھائے گی، بلا شبہ، ورنہ میں اتنی دور یہاں نہ آتا۔ سیف علی نے سر ہلاتے ہوئے تصدیق کی۔ اگرچہ زیرو ونگ کے پاس ابھی صرف 2 درجن سے کچھ زیادہ ماہرین تھے جن کی مانا باڈیز مکمل طور پر ان لاک تھیں، لیکن گلڈ کے بہت سے ٹائر 3 ریفائنمنٹ لیلم ماہرین پہلے ہی لوسٹ ٹاؤن کے خصوصی ماحول کی بدولت 85% اس سے زیادہ تک پہنچ چکے تھے۔ زیادہ سے زیادہ زیرو ونگ کو مکمل 100 رکنی ٹیم اکٹھی کرنے کے لیے مزید 3 دن درکار ہوں گے۔ قدیم خفیہ سرزمین پر چھاپا فوری طور پر شروع نہیں ہوگا۔ وائلٹ سوروڈ کو تیاری کے لیے کچھ وقت درکار ہوگا۔ ضروری اوزاروں کے بغیر کھلاڑی خفیہ سرزمین میں زندہ نہیں رہ پائیں گے، اور جب تک وہ اوزار تیار ہوں گے زیرو ونگ کے پاس وہ تمام ماہرین ہونے چاہئیں جن کا اس نے وعدہ کیا تھا۔ لہذا سیف علی نے اپنے بیان کو جھوٹ نہیں سمجھا۔ ٹورے اور باقی 2 انسٹرکٹر سیف علی کا جواب سن کر خاموش ہو گئے۔ کیا ہم واقعی اس کی پیشکش پر راضی ہونے جا رہے ہیں؟ انسٹرکٹر ٹورے، یہ قدیم خفیہ سرزمین غالباً گارڈز ڈومین میں منفرد ہے۔ اب پہلے ہی جانتے ہیں کہ تربیت کے لیے ماحول کتنا حیرت انگیز ہے۔ بلیک فلیم بہت لالچی ہے۔ ہم پہلے ہی مائتھولوجی کے ساتھ آدھے انٹری سلاٹس بانٹ چکے ہیں۔ اگر ہم زیرو ونگ کو مزید 100 انٹری سلاٹس دیتے ہیں تو وہاں ہماری اتھارٹی مائتھولوجی سے کم ہو جائے گی، چاہے ہم ایک جگہ برقرار رکھیں۔ وائلڈ فائٹر نے ٹیم چیٹ میں ٹورے سے پوچھا۔ قدیم خفیہ سرزمین میں داخلے کی سخت حد تھی۔ یہ ایک حقیقی خفیہ سرزمین کے بجائے ایک قدیم شہر کی طرح تھا جو بیرونی دنیا سے الگ تھلگ تھا۔ جب تک کھلاڑی ٹرائل باس کو شکست دے دیتے وہ شہر میں عام شہری بن جاتے، شہر کے مختلف فوائد سے لطف اندوز ہوتے۔ اس خفیہ سرزمین پر اجارہ داری قائم کرنے کے لیے وائلٹ سوروڈ نے مائتھولوجی کے ساتھ شراکت داری کی تھی، اور دونوں گلڈز نے داخلی راستے کی ناکہ بندی کرنے کے لیے بڑی فوجیں روانہ کی تھیں تاکہ دوسری طاقتوں کو داخل ہونے سے روکا جا سکے۔ اس کے بعد ہر گلڈ دستیاب انٹری سلاٹس کے آدھے حصے پر قبضہ کر لے گا۔ وائلٹ سوروڈ نے 200 انٹری سلاٹس حاصل کرنے کے لیے بڑی تگ و دو کی تھی، پھر بھی زیرو ونگ ٹرائل باس کو شکست دینے میں سپر گلڈ کی مدد کرنے کے بدلے 100 انٹری سلاٹس چاہتا تھا۔ کوئی اسے کیسے بھی دیکھے یہ ایک فائدہ مند سودا معلوم نہیں ہوتا تھا۔ مزید 2 ہفتے ملنے پر وائلٹ سوروڈ خود ہی ٹرائل باس کو گرانے کے قابل ہو جاتا۔ سپر گلڈ کو زیرو ونگ کی کسی مدد کی ضرورت نہیں تھی۔ کرمزن سٹار نے وائلڈ فائٹر کے تبصرے سے اتفاق کرتے ہوئے سر ہلایا۔ گلڈ لیڈر بلیک فلیم، اگرچہ اب کی تجویز پرکشش ہے لیکن اب بہت زیادہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ میں زیادہ سے زیادہ 10 انٹری سلاٹس کی پیشکش کر سکتا ہوں، اس سے ایک بھی زیادہ نہیں۔ ٹورے نے معاملے پر کچھ سوچنے کے بعد کہا۔ آپ کی مدد کے بغیر بھی ہم خفیہ سرزمین پر قبضہ کر لیں گے۔
اس میں ہمیں صرف چند دن زیادہ لگ سکتے ہیں۔ اب شاید درست کہہ رہے ہوں، لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں، وائلٹ سوروڈ واحد طاقت نہیں ہے جو قدیم خفیہ سرزمین کے کنٹرول میں ہے۔ صرف ایک دن بھی بہت بڑا فرق پیدا کر سکتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اس سے واقف ہیں، انسٹرکٹر ٹورے۔ مزید برآں، میں صرف 100 انٹری سلاٹس نہیں چاہتا، میں ٹرائل باس سے ملنے والے آئٹمز میں سے ایک پر ترجیح بھی چاہتا ہوں، سیف علی نے سکون سے اعلان کیا، سر ہلاتے ہوئے۔ لانگ ووشنگ استقبالیہ کمرے کے داخلی دروازے سے سوروڈ زمین کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ یہ شراکت داری کے مذاکرات کیسے ہو سکتے ہیں؟ وائلٹ سوروڈ نے واضح طور پر کہا تھا کہ وہ زیرو ونگ کے ساتھ اس کے بغیر کامیاب ہو جائے گا، لیکن اپنے مطالبات کم کرنے کے بجائے سیف علی نے مزید مانگ لیا تھا۔ اپنی نظریں ٹرائل باس کی لوٹ مار پر جما لی تھیں۔ وہ محض پاگل تھا۔ تم درست کہہ رہے ہو، ہم اس وقت قدیم خفیہ سرزمین کے کنٹرول میں واحد گلڈ نہیں ہیں، لیکن تم دوسرے گلڈ کے ساتھ اتحاد نہیں کر سکتے، ہے نا؟ زیرو ونگ ماضی میں اکثر مائتھولوجی کو ناراض کر چکا ہے، وائلڈ فائٹر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وائلٹ سوروڈ زیرو ونگ کے لیے اتحاد کا واحد امکان ہے۔ ہم 10 انٹری سلاٹس کی پیشکش کر کے پہلے ہی کافی فیاضی دکھا رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ پسند نہیں ہے تو آپ کو خفیہ سرزمین میں داخل ہونے کا کوئی دوسرا راستہ تلاش کرنا ہوگا، وائلڈ فائٹر نے طنز کیا۔ زیرو ونگ کا مائتھولوجی کے ساتھ تنازع اب کوئی نئی خبر نہیں تھی۔ اگر مائتھولوجی قدیم خفیہ سرزمین کو کنٹرول کرنے والا واحد دوسرا گلڈ نہ ہوتا تو وائلٹ سوروڈ نے سیف علی کے مطالبات تسلیم کر لیے ہوتے۔ اس مقام پر مائتھولوجی اور زیرو ونگ کے مل کر کام کرنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ سیف علی خواب دیکھ رہا تھا اگر اسے لگتا تھا کہ وہ 100 انٹری سلاٹس اور ٹرائل باس کی لوٹ مار پر ترجیح کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ اس بات پر قائل ہو کر کہ سیف علی ایک پاگل آدمی ہے، لانگ ووشنگ اپنا سر ہلائے بغیر نہ رہ سکا۔ زیرو ونگ مشرق میں بے حد طاقتور تھا۔ در حقیقت یہ اتنا طاقتور تھا کہ کئی سپر پاورز مل کر بھی اسے گرا نہیں سکتی تھیں۔ تاہم زیرو ونگ کی طاقت مشرقی براعظم تک محدود تھی، یہاں تک کہ اگر گلڈ مغرب میں مکمل طور پر ان لاکھ مانا باڈیز والے 100 ماہرین لے آتا تو وہ زیادہ سے زیادہ مختلف سپر پاورز کو پریشان کر سکتا تھا۔ زیرو ونگ مختلف سپر پاورز کی جڑوں تک نہیں پہنچ سکتا تھا، وائلٹ سوروڈ جیسے تجربہ کار سپر گلڈ کی تو بات ہی چھوڑو۔ کیا ہوگا اگر ہم خود ہی خفیہ سرزمین میں داخل ہوں؟ سیف علی نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ خود خفیہ سرزمین میں داخل ہوں؟ کرمزن سٹار نے طنز کرتے ہوئے دہرایا۔ پھر اس نے بات جاری رکھی، گلڈ لیڈر بلیک فلیم، میرا مطلب آپ کی توہین کرنا نہیں ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دونوں گلڈز نے داخلی راستے پر کتنی بڑی فوج تعینات کر رکھی ہے؟ یہاں تک کہ مکمل طور پر ان لاکھ مانا باڈیز والے 1000 ماہرین بھی ہماری منظوری کے بغیر قدیم خفیہ سرزمین میں قدم رکھنے کا خواب نہیں دیکھ سکتے۔ اپنے قبضے کو محفوظ بنانے کے لیے وائلٹ سوروڈ اور مائتھولوجی نے قدیم خفیہ سرزمین کے داخلی راستے کے گرد ایک گلڈ سٹی قائم کیا تھا۔ شہر کو تباہ کیے بغیر کوئی بھی خفیہ سرزمین میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ خاموشی سے لانگ ووشنگ نے کرمزن سٹار کے بیان سے اتفاق کرتے ہوئے سر ہلایا۔ اس نے اس گلڈ سٹی کا دورہ اس وقت کیا تھا جب الفاجور چیمبر آف کامرس نے اپنے لائف سٹائل کھلاڑیوں کو وائلٹ سوروڈ بھیجا تھا۔ اس گلڈ سٹی کے دفاع مختلف سپر گلڈز کے مرکزی ہیڈ کوارٹرز سے کمزور نہیں تھے۔ ایسا ہی ہے؟ اطمینان سے سیف علی نے پوچھا، لیکن کیا ہوگا اگر میرے پاس وہ ہو؟ اس کے ساتھ ہی سیف علی نے ایک سمن گارڈ اسکرول نکالا اور ورسائی کو بلایا۔ چیپٹر 2615 ٹائر 4 سیکرٹ سلور گارڈ، زندگی کی تبدیلی۔ جب سیف علی نے ورسائی کو استقبالیہ کمرے میں بلایا تو کمرے کا معنی بدل گیا۔ کتنا گھنا، کتنا بھاری۔ استقبالیہ کمرے کے اندر معنی بالکل معنی جیسا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ کمرے میں موجود ہر شخص کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ پانی میں ڈوب گئے ہوں اور ان کا دم گھٹ رہا ہو۔ ایک ٹائر 4 پرسنل گارڈ، یہ کیسے ممکن ہے؟ لانگ ووشن اور ٹائر 3 کا اس اسن ورسائی کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ انہوں نے پہلے لیول 120 کے پرسنل گارڈز دیکھے تھے۔ آخر کار ہر سپر پاور کے پاس اب تک چند گارڈز تھے، لیکن وہ صرف ٹائر 3 کے پرسنل گارڈز تھے۔ انہوں نے پہلے کبھی لیول 120 کا ٹائر 4 پرسنل گارڈ نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ گیم کے اس مرحلے پر کوئی ایسا گارڈ موجود ہوگا۔ ٹائر 4 تک پہنچنا ایک انتہائی مشکل کام تھا، یہاں تک کہ پرسنل گارڈز کے لیے بھی۔ زیادہ تر کھلاڑیوں اور طاقتوں کے زیر ملکیت گارڈز ٹائر 4 تک بھی نہیں پہنچ سکتے تھے۔
फाइन गोल्ड गार्ड्स के पास अपने टायर 4 प्रमोशन क्वेस्ट मुकम्मल करने का निस्बतन ज्यादा इम्कान था, लेकिन इस संग मील तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा तैयारी और बहुत ज्यादा वक्त दरकार था। यहां तक कि मुख्तलिफ सुपर पावर्स के पर्सनल गार्ड्स भी हाल ही में लेवल 120 तक पहुंचे थे। लिहाजा मंतिकी तौर पर इस मरहले पर टायर 4 पर्सनल गार्ड हासिल करना नामुमकिन होना चाहिए था, फिर भी जीरो विंग के पास एक था। टायर 4 एनपीसीज गार्ड्स डोमेन के हकीकी बड़े नाम थे। वो बड़े एनपीसी शहरों पर हुक्मरानी के अहल थे और मौजूदा खिलाड़ियों की पहुंच से बाहर थे। एक टायर 4 पर्सनल गार्ड। ऐसा लगता है कि मशरकी बर्रे आज़म की सुपर पावर्स ने जीरो विंग को बहुत कम समझा है। उनका ये मफरूज़ा कि अब का गिल्ड कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट के बाहर बेबस है, शदीद गलत है। टूरे ने वर्साई को देखते हुए तबसरा किया। वर्साई को देखने के बाद भी वो काफी पुरसुकून नजर आ रहा था। इसके बावजूद मुझे नहीं लगता कि लेवल 120 का टायर 4 सीक्रेट सिल्वर गार्ड हमारे 2 गिल्ड्स के शहर में घुस सकता है। अगरचे ज़ेरे बहस गिल्ड सिटी सिर्फ बेसिक रैंक का था, लेकिन ये एक नाकाबिल यकीन हद तक ताकतवर दिफाई जादुई सफ से महफूज था। वो जादुई सफ बगैर किसी परेशानी के टायर 4 के हमलों को बर्दाश्त कर सकती थी, वरना शहर डिमोन क्रिएचर फौजों के हमले का मुकाबला न कर पाता। मगरिबी बर्रे आज़म मशरिक के मुकाबले में कहीं ज्यादा खतरनाक था। कस्बों और शहरों को अक्सर डिमोन क्रिएचर के हमलों का सामना करना पड़ता था। ये फौजें खास तौर पर गिल्ड टाउन्स और सिटीज को निशाना बनाना पसंद करती थीं। हर डिमोन क्रिएचर फौज में 3 से 5 माइथक मोनस्टर्स का होना कोई अजीब बात नहीं थी। इसके अलावा लाखों कमजोर डिमोन क्रिएचर्स भी होते थे। गिल्ड सिटी को धमकाने के लिए एक मामूली टायर 4 एनपीसी पर भरोसा करने की कोशिश करना मुज़हका खेज था, जिसे 2 सुपर गिल्ड्स मुश्तरका तौर पर चला रहे थे। बिलाशुबा एक टायर 4 एनपीसी, खास तौर पर एक टायर 4 ग्रेट विजर्ड, एक आम गिल्ड के शहर को तबाह कर सकता है, लेकिन एक टायर 4 एनपीसी के साथ सुपर पावर के गिल्ड सिटी को तबाह करने की कोशिश करना मुज़हका खेज था। हर गिल्ड सिटी जो एक सुपर पावर कायम करती थी, उसके पास टायर 4 मखलूकात को रोकने या ख़त्म करने का कोई ना कोई जरिया होता था, वरना सुपर पावर्स और आम ताकतों के दरमियान कोई फर्क ना होता। ये दुरुस्त है। एक टायर 4 सीक्रेट सिल्वर गार्ड मैदानों में नाकाबिले शिकस्त होगा। बदकिस्मती से यह सुपर पावर के गिल्ड सिटी को धमकाने के लिए काफी नहीं है, क्रिम्सन स्टार ने अपनी हैरत से बाहर निकलने के बाद कहा। इस्तकबालिया कमरे के दरवाजों के पास से लांग वोशंग ने इत्तेफाक में सर हिलाया। जीरो विंग ने अभी जो ताकत जाहिर की थी वो हैरत अंगेज थी। अगर जीरो विंग किसी कमजोर सुपर पावर से निमट रहा होता तो वो ताकत जीरो विंग के मुतालिबात तस्लीम कर लेती। बदकिस्मती से जीरो विंग वायलेट सॉरूड के साथ मामला कर रहा था, एक तजर्बाकार सुपर गिल्ड जो तकरीबन 5 अजीम सुपर गिल्ड्स जितना ताकतवर था। यहां तक कि 2 या 3 टायर 4 सीक्रेट सिल्वर गार्ड्स भी वायलेट सॉरूड का जहन बदलने के लिए काफी नहीं होंगे। दरहकीकत एक टायर 4 सीक्रेट सिल्वर गार्ड को गिल्ड सिटी की दिफाई जादुई सफ को तोड़ने में बहुत वक्त लगेगा। सैफ अली ने इत्तेफाक किया। मुस्कुराते हुए उसने पूछा, लेकिन क्या होगा अगर मेरे पास टायर 4 फाइन गोल्ड रैंक का ग्रेट विजर्ड हो? नामुमकिन। सिर्फ एक टायर 4 पर्सनल गार्ड का होना ही एक मौजिज़ा है। आपके पास दूसरा कैसे हो सकता है? क्रिम्सन स्टार ने फितरी तौर पर सैफ अली के पुरसुकून सवाल की मुखालफत की। एक टायर 4 सीक्रेट सिल्वर गार्ड गिल्ड सिटी की दिफाई जादुई सफ को तोड़ने के लिए काफी मजबूत नहीं था, लेकिन टायर 4 फाइन गोल्ड गार्ड के लिए एक अलग बात होगी। आमतौर पर फाइन गोल्ड गार्ड्स के पास ममुआ महारतें और मंतर होते थे जो उन्हें अपने टायर से बाहर की ताकत दिखाने की इजाजत देते थे। टायर 4 ममुआ महारत मंतर की ताकत के साथ यहां तक कि एक ही हिट में शहर की दिफाई रुकावट को पाश करना भी मुमकिन होगा। ताहम टायर 3 से टायर 4 तक पहुंचना पर्सनल गार्ड्स के लिए एक बड़ा कारनामा था। यहां तक कि इंतहाई आला तरक्की की सलाहियत रखने वाले पर्सनल गार्ड्स को भी अपने टायर 4 प्रमोशन क्वेस्ट को चैलेंज करने से पहले बड़े पैमाने पर तैयारी करनी पड़ती थी। मजीद बरा उनके नाकाम होने का अब भी बहुत ज्यादा इम्कान होता था और बड़ी तादाद में पर्सनल गार्ड्स को उनके टायर 4 प्रमोशन क्वेस्ट को चैलेंज करने के लिए भेजना इस उम्मीद के साथ कि कुछ कामयाब हो जाएंगे, मौजूदा गिल्ड्स के लिए मुमकिन नहीं था। जब एक टायर 3 पर्सनल गार्ड अपने टायर 4 प्रमोशन क्वेस्ट को चैलेंज करना चाहता था तो उन्हें बड़ी तादाद में माना कवर्स की जरूरत होती थी और सिर्फ कोई भी कोर काम नहीं करेगी। ये माना कवर्स लेवल 100 से ज्यादा वाले माइथक मोनस्टर्स से आनी चाहिए। बदकिस्मती से लेवल 100 से ज्यादा वाले माइथक मोनस्टर्स के पास माना कवर्स गिरने की शरह 5% भी नहीं थी,
और सिर्फ डीमो कर्चर्स ही उन्हें गिराते थे। नतीजे के तौर पर मुख्तलिफ सपर गिल्ड्स भी ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एक पर्सनल गार्ड को अपने टायर 4 प्रमोशन क्विस्ट को चैलेंज करने के लिए भेजने की इस्तिताअत रखते थे। यहां तक कि अगर जीरो विंग ने टायर 3 नाइट डिवीजन के साथ मोनस्टर्स का शिकार किया हो, तब भी कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट में सिर्फ महदूद तादाद में माइथक रैंक के डीमोन कर्चर्स थे। ये हकीकत के जीरो विंग ने एक टायर 4 पर्सनल गार्ड की परवरिश की थी एक मौजिज़ा था, लेकिन 2 का होना महज नामुमकिन था। हो सकता है मेरे पास सिर्फ एक टायर 4 पर्सनल गार्ड हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसकी तरक्की की सलाहियत नहीं बढ़ा सकता, सैफ अली ने एक शफ़ाफ कसीर रंगी फल दिखाने से पहले कहा। इस्तकबालिया कमरे में मौजूद हर शख्स ने जिस्मानी और ज़हनी तौर पर बेचैनी महसूस की जिस लम्हे सैफ अली ने अपने बैग से रंगीन फल निकाला। उनकी जबिल्लतें उन्हें फल खाने के लिए पुकार रही थीं। फ्रूट ऑफ लाइफ। तुम कौन हो? क्रिम्सन स्टार ने सदमे से रंगीन फल को घूरते हुए मुतालबा किया। सैफ अली का टायर 4 पर्सनल गार्ड पहले ही हैरानकुन था, फिर भी इस आदमी के पास बेहद कीमती फ्रूट ऑफ लाइफ भी था। ये नाकाबिले यकीन था। फ्रूट ऑफ लाइफ पूरे गार्ड्स डोमेन में अफसानवी था। लोग उसे मुक़द्दस फल भी कहते थे। फ्रूट ऑफ लाइफ न सिर्फ मर्दों को जिंदा कर सकता था, बल्कि ये जिंदा मखलूक़ात को उनके उरूज पर वापस आने और उनकी सलाहियतों को बुलंद करने में भी मदद दे सकता था। यहां तक कि ऐसी अफवाहें भी थीं कि खिलाड़ी उसे खाकर अपनी लाइफ रेटिंग में नुमाया इजाफा कर सकते हैं। अगर वो फ्रूट ऑफ लाइफ को देख ले तो हाई टायर वाले एनपीसीज भी इसे हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। खिलाड़ियों की तो बात ही छेड़ो। ताहम क्रिम्सन स्टार की राय में यह अफसानवी फल महज एक अफसाना था कि ये खिलाड़ियों की पहुंच से बाहर था। फ्रूट ऑफ लाइफ हासिल करने का वाहिद मालूम तरीका उसे एल्विन नस्ल के ट्री ऑफ लाइफ से हासिल करना था। ताहम इलिव्स उन फलों को मुक़द्दस समझते हैं। वो कभी भी बैरूनी लोगों के साथ फल की तिजारत फरोख्त नहीं करेंगे। अगर खिलाड़ी अपना फ्रूट ऑफ लाइफ चाहते थे तो वो इसे सिर्फ इस मकाम पर हमला करके हासिल कर सकते थे जहां ट्री ऑफ लाइफ मौजूद हो। ताहम इलिव्स के ट्री ऑफ लाइफ की इतनी सख्त निगरानी की जाती थी कि टायर 6 के खुदा भी इन तक नहीं पहुंच सकते थे। मजीद बरा मुख्तलिफ रियासतों और सल्तनतों के ज़्यादातर ग्रेट और ग्रैंड विज़र्ड्स ने एल्विन ग्रेट और ग्रैंड विज़र्ड्स से सीखा था। जो भी इलिव्स के मरकजी हेडक्वार्टर पर हमला करने की हिम्मत करेगा वो सिर्फ उन रियासतों और सल्तनतों को अपना दुश्मन बनाएगा। आसमान के नीचे कोई भी उन्हें बचाने के काबिल नहीं होगा। यहां तक कि टूरे ने भी सैफ अली के हाथ में मौजूद फल को हैरत से घूरा। फ्रूट ऑफ लाइफ। मुख्तलिफ सुपर पावर्स इस आइटम के बारे में जानने के बाद उसे शिद्दत से तलाश कर रही थीं। उन्होंने जो कुछ सीखा था उसकी बुनियाद पर एल्विन शहर पर छापा मारने के अलावा फ्रूट ऑफ लाइफ हासिल करने का सिर्फ एक ही तरीका था। अगरचे इलिव्स उन फलों की तिजारत फरोख्त करने से इनकार करते थे, लेकिन वो कभी कभी इन खिलाड़ियों को तोहफे के तौर पर पेश करते थे जिन्होंने उनकी नस्ल की नुमाया मदद की हो। लिहाजा इधर उधर काफी फल पड़े हुए थे। सिर्फ इनमें से ज्यादातर फ्रूट ऑफ लाइफ दहाइयों शायद सदियों पहले दिए गए थे, इसलिए कोई भी उनके मौजूदा ठिकाने के बारे में नहीं जानता था। सुपर पावर्स के ताकतवर मालूमाती नेटवर्क्स के बावजूद किसी को भी उन तोहफे में दिए गए फ्रूट ऑफ लाइफ की तरफ ले जाने वाला जरा सा भी सुराग नहीं मिला था। और फिर भी सैफ अली ने एक अपनी हथेली में थाम रखा था। इसे खा लो, सैफ अली ने वर्साई को रंगीन फल देते हुए कहा। वर्साई ने हिचकिचाहट महसूस नहीं की, जोश और दीवानगी के साथ फल ले लिया। इसके बदले हुए रवैये ने कमरे के माना को बेचैन कर दिया। सैफ अली का शुक्रिया अदा करने के लिए गहरा मुखलिसाना झुकाव करने के बाद वर्साई ने फ्रूट ऑफ लाइफ खा लिया, जबकि इस्तकबालिया कमरे में मौजूद खिलाड़ी देखते रहे। चैप्टर 2616 सलाहियतों में बेपना इजाफा। वर्ड करेक्शन। तुम। क्रिम्सन स्टार और वाइल्ड फाइटर की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उन्होंने सैफ अली को बगैर किसी हिचकिचाहट के अपने पर्सनल गार्ड को फ्रूट ऑफ लाइफ देते देखा। कितना ज़िया है। फ्रूट ऑफ लाइफ एक नाकाबिल यकीन हद तक नायाब और कीमती आइटम था जो टायर 4 फाइन गोल्ड गार्ड से कहीं ज्यादा कीमती था। वो फल मुस्तकिल तौर पर खिलाड़ी की लाइफ रेटिंग को बढ़ा सकता था या फाइन गोल्ड गार्ड को डार्क गोल्ड रैंक में अपग्रेड कर सकता था, जिससे पर्सनल गार्ड के टायर 5 तक पहुंचने के इम्कानात में नुमाया इजाफा हो जाता। वर्साई सिर्फ एक टायर 4 सीक्रेट सिल्वर गार्ड था। यहां तक कि अगर फ्रूट ऑफ लाइफ उसे फाइन गोल्ड रैंक में अपग्रेड कर देता और उसकी जंगी ताकत में नुमाया इजाफा हो जाता, तब भी वो ज्यादा कीमती नहीं बनता।
फाइन गोल्ड गार्ड्स के टायर 5 तक पहुंचने का तकरीबन कोई इम्कान नहीं था। दरी असना खिलाड़ी लेवल 120 तक पहुंचने के बाद अपने टायर 4 प्रमोशन क्वेस्ट को चैलेंज कर सकते थे, जिससे टायर 4 पर्सनल गार्ड की कीमत में नुमाया कमी वाक़ई हो जाएगी। टायर 4 एनपीसी की जंगी ताकत को बढ़ाने के बजाय खिलाड़ी या पर्सनल गार्ड को टायर 5 तक पहुंचने में मदद के लिए फ्रूट ऑफ लाइफ का इस्तेमाल करना कहीं ज्यादा फायदेमंद होता। गार्ड्स डोमेन में बहुत से लोग टायर 5 तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये बात ये देखकर वाजे हो गई थी कि कितने कम खिलाड़ियों ने अपने टायर 3 प्रमोशन क्वेस्ट मुकम्मल किए थे, जबकि क्रिम्सन स्टार और वाइल्ड फाइटर इस हकीकत पर अफसोस कर रहे थे कि सैफ अली ने फल ज़ाय कर दिया है, वसाई के गिर्द जिंदगी की तवानाई की एक नजर आने वाली तह बन गए। शुरू में टायर 4 ग्रेट विजर्ड बूढ़ा और कमजोर था। इसका हाला खौफनाक था, लेकिन वो अपनी मध्यम होती हुई जिंदगी के हाले को छुपा नहीं सका था। अब ताहम वसाई ने एक नजर आने वाली शरह से अपनी जवानी की तवानाई दोबारा हासिल कर ली। न सिर्फ इसकी जिंदगी का हाला मजबूत हो रहा था, बल्कि वो जवान भी नजर आने लगा। 5 सेकंड के बाद वसाई 70 की दहाई के किसी शख्स के बजाय 50 की दहाई के किसी शख्स जैसा नजर आने लगा। जैसे ही ये अमल खत्म हुआ, कमरे में माना की कसाफत आसमान को छूने लगी। खला ने कमरे को बैरूनी दुनिया से अलग थलग करना शुरू कर दिया, जिसका कमांडर वसाई था। वर्ल्ड करीशन, ये कैसे मुमकिन है? क्रिम्सन स्टार का जबड़ा सदमे से गिर गया। इंस्ट्रक्टर टूरे सिर्फ पर्सनल गार्ड को हैरत से घूरता रह गया। एक बार जब गार्ड्स डोमेन के एनपीसीज टायर 4 तक पहुंच जाते, तो वो तकरीबन हमेशा एक जाती डोमेन हासिल कर लेते थे। ये डबमेंस ही वजह थे कि टायर 4 एनपीसीज इतने ताकतवर थे। एनपीसीज जो डबमेंस हासिल करते थे वो किसी महारता मंतर का नतीजा नहीं थे, बल्कि कुदरती तौर पर बनते थे। वो डोमेन महारतों की तरह महदूद भी नहीं थे। टायर 4 एनपीसीज न सिर्फ अपने नेचुरल डबमेंस से अपने दुश्मनों को आसानी से दबा सकते थे, बल्कि वो अपनी जंगी ताकत को भी बुलंद कर सकते थे। ये डबमेंस ही वो वजह थे कि टायर 4 एनपीसीज इसी लेवल के टायर 3 एनपीसीज के एक बड़े ग्रुप का आसानी से मुकाबला कर सकते थे। अगर खिलाड़ी टायर 4 के जंगजू के बगैर टायर 4 एनपीसी को चैलेंज करने की कोशिश करते, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनके पास कितने टायर 3 खिलाड़ी हैं, वो सब मर जाते। यही वजह थी कि टायर 4 एनपीसीज बड़े एनपीसी शहरों में मजिस्ट्रेट के तौर पर खिदमात अंजाम देने के अहल थे, जबकि टायर 3 एनपीसीज नहीं थे। अगर खिलाड़ी काफी मजबूत जंगजुओं के बगैर किसी बड़े एनपीसी शहर पर हमला करने की कोशिश करते, तो वो कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, चाहे उनके पास कितने ही जंगजू क्यों ना हो। ताहम वसाई नेचुरल डोमेन हासिल करने से भी आगे निकल गया था, अब वर्ल्ड करीशन इस्तेमाल करने के काबिल था। वसाई ने पहले अपने माना कंट्रोल में महारत हासिल की थी, लेकिन अब वो इस पर हुक्मरानी करता था। सिर्फ अपनी मर्जी से वो माना में हीरा फेरी कर सकता था, इसे अपने कवानीन के मुताबिक मोड़ सकता था, जैसे अपने गिर्द एक नई दुनिया बना रहा हो। आमतौर पर ताहम सिर्फ टायर 5 एनपीसीज ही वर्ल्ड करीशन की कमान कर सकते थे। यहां तक कि सैफ अली भी दंग रह गया। इसे कभी एहसास नहीं हुआ था कि वसाई कितना हैरत अंगेज है। अगरचे फ्रूट ऑफ लाइफ एनपीसी की तरक्की की सलाहियत को बढ़ा सकता था, लेकिन यह फौरी तौर पर एनपीसी के बुनियादी अदादोशुमार जंगी मेयार को तब्दील नहीं करेगा जब तक कि एनपीसी को कोई पुरानी चोट न हो जिसने इसे कमजोर कर दिया हो। वर्ल्ड करीशन वाला कोई भी टायर 4 एनपीसी एक हकीकी बड़ा नाम था, जो टायर 5 तक पहुंचने से सिर्फ एक कदम दूर था। वो आम टायर 4 एनपीसी से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। वर्ल्ड करीशन वाले टायर 4 एनपीसी और उसके बगैर वाले के दरमियान फर्क वैसा ही था जैसा कि मुकम्मल तौर पर उन लाख माना बॉडी वाले टायर 3 खिलाड़ी और इस खिलाड़ी के दरमियान जिसने अभी तक ये कारनामा अंजाम ना दिया हो। उनके दरमियान कम अज कम आधे टायर का फर्क था। खुश होकर सैफ अली ने फौरी तौर पर वसाई के अदाद शुमार का मुआयना किया। वसाई जिन्स मर्द, उम्र 76, वफादारी 93, तरक्की की सलाहियत 90, लेवल 120, क्लास टायर 4 ग्रेट विजर्ड। कमाल है, इसकी तरक्की की सलाहियत डार्क गोल्ड रैंक से सिर्फ 1 पॉइंट दूर है। जब सैफ अली ने वसाई की तरक्की की सलाहियत देखी तो उसे हकीकत का एहसास हुआ। अब सैफ अली को मुकम्मल यकीन था कि वसाई की असल तरक्की की सलाहियत सीक्रेट सिल्वर रैंक नहीं थी, बल्कि फाइन गोल्ड रैंक थी। मजीद बरा, इसे टायर 5 तक पहुंचने के दहाने पर एक टायर 4 का बड़ा नाम होना चाहिए था।
फ्रूट ऑफ लाइफ महज एनपीसी की तरक्की की सलाहियत में इतना बड़ा इजाफा फराहम करने के काबिल नहीं था। वो पूरे 16 पॉइंट्स की बात कर रहे थे। यहां तक कि फ्रूट ऑफ लाइफ, जिसे मुकद्दस फल के नाम से जाना जाता है, एनपीसी की तरक्की की सलाहियत को इतना बड़े पैमाने पर नहीं बढ़ा सकता था। इसकी वाहिद वजाहत ये थी कि वर्साई वाटर ऑफ लाइफ पीने के बाद मुकम्मल तौर पर सेहत याब नहीं हुआ था और अपनी मुकम्मल तरक्की की सलाहियत को बहाल करने में नाकाम रहा था। सैफ अली को नहीं मालूम था कि किस चीज ने वर्साई को ऐसी हालत में छोड़ दिया था, लेकिन वो बेहद खुश और पुरजोश था। वो इससे भी ज्यादा खुश था जितना कि उसे फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी आइटम मिलने पर हुई थी। वो पहले ही जानता था कि वर्साई एक हैरत अंगेज टायर 4 एनपीसी है, लेकिन अब उसे मालूम हुआ कि इस पर्सनल गार्ड के पास वर्ड क्रिएशन भी है। इसके साथ वो पहले से कहीं ज्यादा हासिल कर सकता था, बशमूल उन बहुत से मकामात का दौरा करना जहां वो अपनी पिछली जिंदगी के दौरान नहीं पहुंच सका था। खिलाड़ियों के टायर 3 तक पहुंचने और अपनी माना बॉडीज को मुकम्मल तौर पर अनलॉक करने के बाद गार्ड्स डोमेन में कोई भी जमीन उनकी पहुंच से बाहर नहीं थी। अगरचे वो इंतहाई खतरनाक नक्शों का दौरा भी कर सकते थे, लेकिन वापसी एक अलग मामला होगा। आखिरकार लेवल 100 से ज्यादा वाले नक्शे गार्ड्स डोमेन के वसी बर्रे आज़म का बड़ा हिस्सा बनाते थे। इंसानी रियासतें और सल्तनतें सिर्फ अपने रिहायशियों के लिए मौजूद जमीन पर काबिज थीं, जिसमें मरकजी बर्रे आज़म का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा शामिल था। वहां बहुत से नक्शे ऐसे थे जो इंसानों के लिए बहुत खतरनाक थे। टायर 3 खिलाड़ी अब भी निस्बतन महफूज मकामात तक महदूद थे। अगर वो बर्रे आज़म के हकीकी मानों में मोहलिक इलाकों को तलाश करने की कोशिश करते तो वो सिर्फ खुदकुशी कर रहे होंगे। उनका सामना किसी ऐसी चीज से भी हो सकता है जो उन्हें अपना अकाउंट दोबारा शुरू करने पर मजबूर कर दे। अब जबकि सैफ अली के पास एक टायर 4 वर्ल्ड क्रिएशन एनपीसी था, वो गेम के हकीकी मानों में मोहलिक नक्शों का दौरा कर सकता था। ये खतरनाक मकामात आमतौर पर टायर 4 प्रमोशन क्वेस्ट के मकामात के तौर पर काम करते थे और उनमें बहुत सी कदीम विरासत मौजूद थी। जब मुख्तलिफ सुपर पावर्स के माहिरीन माजी में टायर 4 और उससे आगे पहुंचे थे तो उन्होंने अपना ज्यादातर वक्त उन इलाकों में गुजारा था। शाज़ और नादिर ही वापस आते थे। वो सिर्फ इन नक्शों को तलाश करके ही मजीद मजबूत होना जारी रख सकते थे। ये महसूस करते हुए कि इसने अपने पर्सनल गार्ड के आदाद व शुमार को देखने में कितना वक्त सिर्फ कर दिया है, सैफ अली ने जल्दी से अपना जोश दबाया और अपनी तवज्जो दोबारा टूरे और उसके 2 साथियों की तरफ मबजूल की। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या जीरो विंग अब आपके गिल्ड के साथ शिराकतदारी के मुज़ाकरात का अहल है? सैफ अली ने टूरे से पूछा। चैप्टर 2617 कदीम खुफिया सरजमीन का राज। एक तवील लम्हे के बाद भी टूरे और उसके साथी सैफ अली के सवाल का मुनासिब जवाब न ढूंढ सके। सैफ अली महज बहुत बेरहम था। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि वो कदीम खुफिया सरजमीन में दाखिल हो सकेगा, सैफ अली ने अपने पर्सनल गार्ड को फाइन गोल्ड रैंक में अपग्रेड करने के लिए फ्रूट ऑफ लाइफ ज़ाय कर दिया था। यहां तक कि वो भी इतनी फजूल खर्ची करने की हिम्मत नहीं करेंगे। ताहम उन्हें यह तस्लीम करना पड़ा कि ये सरजमीन अपने पर्सनल गार्ड को टायर 4 वर्ल्ड क्रिएशन एनपीसी में अपग्रेड करने के लिए इंतहाई खुशकिस्मत रहा। इस एक एनपीसी के साथ सैफ अली बेसिक सिटी की दिफाई जादुई सफ को पाश कर सकता था। वर्साई शहर के अंदर एक बड़ा हंगामा बर्पा कर सकता था, जिससे सैफ अली और उसकी टीम को बगैर किसी रुकावट के कदीम खुफिया सरजमीन में जाने का मौका मिल जाता। इंस्ट्रक्टर टूरे, ब्लैक फुलियम ख्वाब देख रहा होगा, वाइल्ड फाइटर ने टीम चीफ में कहा। अगर वो शहर में घुसकर कदीम खुफिया सरजमीन में दाखिल हो भी सकता है तो वो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ चंद बार ऐसा कर सकेगा। मुझे यकीन नहीं आता कि वो हमेशा के लिए हमारी मर्जी के मुताबिक हमारे शहर में आता जाता रह सकता है। मजीद बरा माइथोलॉजी को इन एंट्री स्लॉट्स का आधा हिस्सा बर्दाश्त करना पड़ेगा जो हम जीरो विंग की वजह से खो देंगे, जिससे हमारे नुकसानात नुमाया तौर पर कम हो जाएंगे। जब हमारे दोनों गिल्ड्स टायर 4 माहिरीन हासिल कर लेंगे तो इसका पर्सनल गार्ड बेकार हो जाएगा और हमारे गिल्ड के पास अब भी 200 एंट्री स्लॉट्स होंगे। कदीम खुफिया सरजमीन में गार्ड्स डोमेन के 2 अहम बर्रे आज़मों से आज़ाद एक कदीम शहर मौजूद था। यहां तक कि अगर खिलाड़ी ट्रायल बास को शिकस्त देकर शहरी बन जाते तब भी उन्हें इसके फवाइद से लुत्फ अंदोज होने के लिए कुछ वक्त शहर के अंदर रहना पड़ता। खिलाड़ियों को शहर के तमाम फवाइद तक रसाई उस वक्त नहीं मिलती थी जब वो पहली बार शहर पहुंचते थे। ताहम जहां जीरो विंग कदीम खुफिया सरजमीन में दाखिल हो सकता था, वहीं शहर में इसके खिलाड़ियों के क़याम का वक्त महदूद होगा। खिलाड़ी सिर्फ एक खास औजार के साथ अपने क़याम में तौसी कर सकते थे। 1 हफ्ता।
इस खुसूसी औजार के साथ भी खिलाड़ी कदीम खुफिया सरजमीन में ज़्यादा से ज़्यादा 7 कुदरती दिन रह सकते थे। अगर वो वक्त पर नहीं निकलते तो वो भूख से मर जाते। ज़ेरे बहस खुसूसी औजार का 10 दिन का कोल डाउन भी था। दूसरे लफ्ज़ों में सैफ अली को खुफिया सरजमीन के फ़वाइद से लुत्फ़ अंदोज़ होना जारी रखने के लिए बार बार वायलेट सॉरुड और माइथोलॉजी के गिल्ड सिटी में घुसना पड़ेगा। ताहम न सिर्फ मुख्तलिफ सुपर पावर्स अपने माहिरीन की माना बॉडीज़ को अनलॉक करने का आसान तरीका तलाश कर रही थीं, बल्कि वो टायर 4 प्रमोशन क्विस्ट की तैयारी भी कर रही थी। इसका मतलब ये था कि ज़ीरो विंग के पास खुफिया सरजमीन से फ़ायदा उठाने के लिए बहुत कम वक्त बचा था। क्रिम्सन स्टार ने वाइल्ड फाइटर के दावे से इत्तफाक करते हुए सर हिलाया। उनके दोनों गिल्ड्स के इत्तेहाद का कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार ज़ीरो विंग 100 एंट्री स्लॉट्स के बदले काफ़ी फ़वाइद पेश नहीं कर सकता था। टूरे ने वाइल्ड फाइटर की तजवीज़ का फ़ौरन जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपनी आंखें बंद कीं और गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर बाद इसकी आंखें खिलीं और उसने सैफ अली की तरफ देखते हुए कहा, गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, हमारे गिल्ड्स के दरमियान शराकतदारी बिल्कुल नामुमकिन नहीं है। इंस्ट्रक्टर टूरे। वाइल्ड फाइटर और क्रिम्सन स्टार दोनों टूरे का जवाब सुनकर हैरान रह गए। वायलेट सॉरुड को सैफ अली के मुतालिबात तस्लीम करने की ज़रूरत नहीं थी और उनके गिल्ड लीडर और ग्रैंड एल्डर्स कभी भी ऐसी मुज़हका खेज शराइत पर राज़ी नहीं होंगे। आपकी शराइत क्या है? सैफ अली ने सुकून से पूछा। सैफ अली ने एतराफ़ किया कि इसने काफ़ी ज़्यादा मुतालबा किया था, लेकिन इसके पास कोई चारा नहीं था। ये सब ज़ीरो विंग के अरकान को टायर 4 तक पहुंचने में मदद करने की खातिर था। गिल्ड के मौजूदा वसाइल के साथ वो सिर्फ चंद मुंतखब अफराद के प्रमोशन क्वेस्ट मुकम्मल करने की ज़मानत दे सकता था। बाकी सब के इम्कानात बहुत कम थे। अगर ज़ीरो विंग काफ़ी टायर 4 माहिरीन की परवरिश नहीं कर सकता था तो उसे अपने मौजूदा वसाइल और इलाके का दिफा करने में दुश्वारी होगी। बहुत सी सुपर पावर्स इसके गिल्ड को निशाना बना रही थीं और वो अब सिर्फ नाइट डिवीजन और उसके गिल्ड सिटी के मजबूत दिफा की वजह से ज़ीरो विंग के खिलाफ बेबस थी। ताहम एक बार जब टायर 4 का दौर शुरू हो जाएगा तो गिल्ड सिटीज़ को तबाह करना न सिर्फ मुमकिन हो जाएगा बल्कि आम हो जाएगा। जब गार्ड्स डोमेन माजी में टायर 4 के दौर में पहुंचा था तो ये गेम की तारीख का सबसे दीवाना वार बाब था। मुख्तलिफ सुपर पावर्स पागलों की तरह लड़ी थीं, लातादाद गिल्ड सिटीज़ को तबाह किया था। बहुत से तो नीस्तो नाबूद भी हो गए थे। ये भी इन वजूहात में से एक थी कि सैफ अली टायर 4 तक पहुंचने के लिए इतना बेताब था। अगरचे वो कदीम खुफिया सरजमीन में ज़बरदस्ती दाखिल होने के लिए वर्साई पर भरोसा कर सकता था, लेकिन ये कोई तवील मुद्दती मंसूबा नहीं था। वायलेट सॉरुड के साथ इत्तेहाद करना इसका बेहतरीन ऑप्शन था। वो सिर्फ इसी सूरत में ताकत का सहारा लेगा जब सुपर गिल्ड ने इसके साथ काम करने से इनकार कर दिया। मेरी सिर्फ ये ज़रूरत है कि अब एक काम में हमारी मदद करें, गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, टूरे ने कहा। जब तक आप ये काम मुकम्मल कर लेते हैं हम आपकी तमाम शराइत मान लेंगे। वो क्या है? टूरे के बयान ने सैफ अली का तजस्सुस बढ़ा दिया। इसे तवक्को नहीं थी कि ये आदमी इतनी आसानी से इसकी शराइत मान लेगा। ये काफ़ी आसान है। मुझे बस अब की ज़रूरत है कि अब कदीम खुफिया सरजमीन का हीरो ट्रायल क्लियर करें, टूरे ने ऐलान किया। एक बार जब आप उसे क्लियर कर लेंगे तो हम आपके मुतालिबात मान लेंगे, लेकिन अगर आप नाकाम हो गए तो हम आपसे जाने को कहेंगे। जब वक्त आएगा हमारे गिल्ड कदीम खुफिया सरजमीन में दाखिल होने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा करेंगे। हीरो ट्रायल? सैफ अली थोड़ा उलझन में था। जहां तक इसे याद था कदीम खुफिया सरजमीन के ट्रायल की सिर्फ 2 मुश्किलात थीं और किसी को भी हीरो नहीं कहा जाता था। हीरो ट्रायल? इंस्ट्रक्टर टूरे, ये बहुत खतरनाक है। हमारे पास सिर्फ एक मौका है। अगर हम नाकाम हो गए तो हमें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। ज़ीरो विंग के लोग इसे कैसे मुकम्मल कर सकते हैं? वाइल्ड फाइटर ने बेचैनी से शिकायत की। कदीम खुफिया सरजमीन के ट्रायल की सतह पर सिर्फ 2 मुश्किलात थीं, नॉर्मल और इलियट। ताहम कदीम खुफिया सरजमीन को फ़ाल करने के बोनस के तौर पर उनके पास इससे भी मुश्किल ट्रायल का सामना करने का मौका था, हीरो ट्रायल। जब तक खिलाड़ी नॉर्मल ट्रायल क्लियर कर लेते वो कदीम शहर में सरकारी शहरी बन जाते, शहर के मुख्तलिफ फ़वाइद से लुत्फ़ अंदोज़ होते। ताहम वायलेट सॉरुड की तहकीक की बुनियाद पर हीरो ट्रायल क्लियर करने से खिलाड़ियों को फौरी तौर पर नोबल का दर्जा मिल जाएगा। एक नोबल को हासिल होने वाले फ़वाइद और एक आम शहरी के फ़वाइद के दरमियान बहुत बड़ा फ़र्क था। अगरचे खिलाड़ी अपने रैंक को बेहतर बना सकते थे,
लेकिन नोबल के दर्जे तक पहुंचने के लिए मुज़हका खेज वक्त और मेहनत दरकार होगी। बदकिस्मती से वायलेट सॉरुड के पास हीरो ट्रायल की कोशिश करने का सिर्फ एक मौका था। उन्होंने असल में हीरो ट्रायल की वक्त की हद खत्म होने तक इंतजार करने का इरादा किया था, जो तकरीबन 30 दिनों में थी। इस तरह उनके पास ट्रायल क्लियर करने का बेहतरीन मुमकिना मौका होता। ताहम न सिर्फ टूरे ने अभी मशवरा दिया था कि वो मंसूबाबंदी से पहले हीरो ट्रायल का सामना करें, बल्कि इसने जीरो विंग के अरकान से इसे क्लियर करने की दरख्वास्त भी की थी। अगरचे जीरो विंग के अरकान ने अपनी माना बॉडीज को मुकम्मल तौर पर अनलॉक कर लिया था, लेकिन उनके जंगी मेयार तसल्ली बख्श नहीं थे। जीरो विंग के अरकान से हीरो ट्रायल क्लियर करने के लिए कहना एक बड़ा ज़िया होगा। अगर आप हीरो ट्रायल में नाकाम हो जाते हैं तो मैं चाहूंगा कि जीरो विंग 10 दिनों तक कदीम खुफिया सरजमीन को निशाना बनाने से गुरेज करे। क्या आप ये चैलेंज कबूल करने के लिए तैयार हैं? गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम टूरे ने सैफ अली से पूछा। जैसे ही टूरे ने अपना सवाल खत्म किया, वाइल्ड फाइटर और क्रिम्सन स्टार को हकीकत का एहसास हुआ। अगरचे 10 दिन का बफर हासिल करने के लिए हीरो ट्रायल का इस्तेमाल करना कुछ हद तक फजूल खर्ची थी, लेकिन इससे वायलेट सॉरुड को नॉर्मल ट्रायल की तैयारी के लिए काफी वक्त मिल जाएगा। एक बार जब वायलेट सॉरुड ट्रायल मुकम्मल कर लेगा और उसके अरकान कदीम शहर में आम शहरी बन जाएंगे, तो जीरो विंग गिल्ड की तरक्की को ज्यादा मुतासिर नहीं कर सकेगा, चाहे वो कदीम खुफिया सरजमीन में दाखिल ही क्यों ना हो जाए। दरहकीकत नतीजे के तौर पर जीरो विंग को शहर में दाखिल होने की इजाजत नहीं मिल सकती। बिलाशुबा सैफ अली को पहले चैलेंज पर राजी होना था। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, क्या आप ये चैलेंज कबूल करने की हिम्मत रखते हैं? वायलेट सॉरुड ने इस कदीम खुफिया सरजमीन को महफूज बनाने के लिए वसाइल की एक बड़ी मिकदार खर्च की है। हम महज आधे दस्तयाब सलाट्स किसी चीज के बगैर नहीं दे सकते। आपको कम अज कम ये साबित करने की जरूरत है कि जीरो विंग उन सलाट्स को हासिल करने का हकदार है। क्रिम्सन स्टार ने सैफ अली की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए उकसाया। सौदा मंजूर। मैं आपकी शराइत से इत्तेफाक करता हूं, सैफ अली ने मामले पर कुछ सोचने के बाद जवाब दिया। ताहम मेरी एक इजाफी जरूरत है। अगर आप इस पर इत्तेफाक कर सकते हैं तो हम फौरी तौर पर मुआहदे पर दस्तखत कर देंगे, वरना जैसा कि इंस्ट्रक्टर टूरे ने कहा है, हमें खुफिया सरजमीन में दाखिल होने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा करना पड़ेगा। ये जरूरत क्या है? वाइल्ड फाइटर ने तजस्सुस से पूछा। चैप्टर 2618 कदीम विरासत। पहले मैंने कहा था कि मैं ट्रायल बास की लूट मार का पहला इंतखाब चाहता हूं। वो शर्त अब भी बरकरार है, लेकिन मुझे यकीन है कि आप वाकिफ हैं कि हीरो ट्रायल कितना मुश्किल है। जीरो विंग के 100 अरकान उसे क्लियर करने के लिए काफी नहीं होंगे, सैफ अली ने सुकून से कहा। लिहाजा मुझे आपके मुकम्मल ताउन की जरूरत है। मैं दोहराता हूं, आपका मुकम्मल ताउन। मैं छापामार टीम के 200 अरकान का इंतखाब अपने लोगों में से करूंगा। बिलाशुबा अब भी चंद दर्जन खिलाड़ी भेज सकते हैं। एक बार जब हम ट्रायल क्लियर कर लेंगे तो हम हर एक दिए गए एंट्री स्लॉट्स का आधा हिस्सा लेंगे। मुझे यकीन है कि ये एक मुनासिब सौदा है, क्या आपको नहीं लगता? सैफ अली के बोलने तक वाइल्ड फाइटर और क्रिम्सन स्टार दंग रह गए। इनमें से किसी को भी तवक्को नहीं थी कि सैफ अली ऐसी इश्तियाल अंगेज मांग करेगा। उन्होंने सोचा था कि यह सॉरुड जमीन इससे भी ज्यादा हद से बड़ी हुई शर्त तजवीज करेगा, जैसे कि वायलेट सॉरुड के अरकान को चारे के तौर पर इस्तेमाल करने की जरूरत। वो अपने अरकान को कई बार मरते हुए देखने के लिए जहनी तौर पर तैयार थे। ताहम उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि सैफ अली इससे भी ज्यादा कीमत नहीं मांगेगा, बल्कि अपने गिल्ड के मजीद अरकान को छापे में शामिल करने की पेशकश करेगा। यहां तक कि आबिदा गाल, लांग वोशंग और इस्तकबालिया कमरे के दरवाजे के पास मौजूद दीगर लोग भी दंग रह गए। सैफ अली की आखिरी शर्त का मतलब था कि जीरो विंग वायलेट सॉरुड के लिए तमाम काम करेगा। ये दीवानगी थी। ये कोई मसला नहीं होगा। जब तक आप हीरो ट्रायल क्लियर करते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी छापामार अरकान का इंतखाब करें। दरहकीकत अगर हमारे गिल्ड के अरकान छापे में मर जाते हैं तो हम कोई जुर्माना भी आयद नहीं करेंगे, टूरे ने कहा। अगरचे वो सैफ अली की तजवीज पर इसी तरह हैरान था, लेकिन उसने इत्तेफाक में सर हिलाया। ताहम अगर हमारे लोगों को लगता है कि छापा मारना नामुमकिन है और आप उनसे अपनी जानें कुर्बान करने को कहते हैं, तो वो आपके अहकामात को नजरअंदाज कर देंगे। वायलेट सॉरुड पहले ही हीरो ट्रायल क्लियर करने की खातिर मुतअद्दिद टीमों के सफाई के लिए तैयार था। चूंकि सैफ अली की शर्त उनके गिल्ड को होने वाले जानी नुकसान को कम कर देगी,
اس لیے टूरे इत्तेफाक करने के लिए तैयार था। अगर ऐसा है तो मैं इत्तेफाक करता हूं, सैफ अली ने सर हिलाते हुए कहा। मुझे 3 दिन दे, मैं 3 दिनों में अपने आदमियों को कदीम खुफिया सरजमीन ले जाऊंगा। दरी असना, साइलनेट वंडर आपकी मदद के लिए यहां रहेगी। 3 दिन आपके लिए जरूरी औजार तैयार करने के लिए काफी होने चाहिए। 3 दिन, वाइल्ड फाइटर ने हल्का सा माथे पर बिल डाला। उसने नहीं सोचा था कि सैफ अली इतनी जल्दी कार्रवाई करना चाहेगा। उसने फर्ज किया था कि उनके पास तैयारी के लिए तकरीबन 5 दिन होंगे। इत्तेफाक शदा 10 दिन के बफर समेत वायलेट सॉरूड इलियट ट्रायल मुकम्मल करने के लिए काफी माहिरीन इकट्ठे करने के काबिल हो सकता था। ये कोई मसला नहीं होगा। अब 3 दिनों में वायलेट लाइट सिटी में दाखिल हो सकते हैं। हम वहां आपका इंतजार करेंगे, टूरे ने कहा। इसके बाद सैफ अली और टूरे ने एक मुआहदे पर दस्तखत किए। अगर जीरो विंग ने हीरो ट्रायल क्लियर कर लिया तो वायलेट सॉरूड कदीम खुफिया सरजमीन के 100 एंट्री स्लॉट्स हवाले कर देगा। अगर जीरो विंग नाकाम हो गया तो गिल्ड को 10 दिनों तक खुफिया सरजमीन में कदम रखने से रोक दिया जाएगा। मुआहदे पर दस्तखत होने के साथ ही सैफ अली फौरी तौर पर होली फुलियम सिटी से रवाना हो गया। गिल्ड लीडर, 3 दिन काफी वक्त नहीं है। हम 3 दिनों में 100 खिलाड़ियों को मगरबी बर्र-ए-आज़म में मुंतकिल भी नहीं कर सकते और अपने हमारे मजीद लोगों को इस छापे में लाने की पेशकश क्यों की? आबदागाल ने थंडर ईगल पर सैफ अली के पीछे से पूछा। खुफिया सरजमीनों को तलाश करने में हमेशा जानी नुकसान की शरह ज्यादा होती है। अगरचे एक टीम काफी फवाइद हासिल कर सकती है, लेकिन जीरो विंग को इस खुफिया सरजमीन की पेशकश का सिर्फ एक हिस्सा मिलेगा। वायलेट सॉरूड को सबसे ज्यादा फायदा होगा। जीरो विंग को इस सफर गिल्ड को रसाई हासिल करने में मदद करने के लिए इतने ज्यादा अरकान की कुर्बानी देने की जरूरत नहीं थी। लॉन्ग वोशन को भी सैफ अली का फैसला कुछ अजीब लगा, लेकिन चूंकि वो जीरो विंग का रुकन नहीं था, इसलिए वो सॉरूड जमीन से सवाल करने की पोजीशन में नहीं था। अगर ये कोई आम खुफिया सरजमीन होती तो मैं इतनी ज्यादा अफरादी कुव्वत फराहम करने की पेशकश न करता, लेकिन हम एक ऐसी खुफिया सरजमीन की बात कर रहे हैं जो कदीम जमाने से बची हुई है। मजीद बरा, हम इस सरजमीन के ट्रायल को चैलेंज करने जा रहे हैं, सैफ अली ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारे ख्याल में ट्रायल क्या है? क्या ये ताकत का इम्तिहान नहीं है जो क्लियर होने पर भरपूर इनामात देता है? आबदागाल ने अपने गिल्ड लीडर के सवाल पर उलझन में जवाब दिया। गार्ड्स डोमेन में ये आम बात थी। तुम सिर्फ आधी दुरुस्त हो, सैफ अली ने सर हिलाते हुए कहा। आधी? आबदागाल की उलझन बढ़ गई। आपका क्या मतलब है? ट्रायल तरबियत का एक बेहतरीन मौका भी है, सैफ अली ने वजाहत की। ये सच है कि गार्ड्स डोमेन के ट्रायल्स खिलाड़ियों की ताकत का इम्तिहान लेते हैं, लेकिन उनके वजूद की एक बड़ी वजह खिलाड़ियों को मजीद मजबूत बनाने में मदद करना है। ये खास तौर पर कदीम जमाने के ट्रायल्स के बारे में सच है। इनामात उन कदीम ट्रायल्स को क्लियर करने के लिए सिर्फ एक बोनस है। ट्रायल बजान खुद कहीं ज्यादा कीमती है। इन ट्रायल्स में कदीम जमाने की मुकम्मल विरासत मौजूद है। यहां तक कि मानाबाड़ी की 100% हद को तोड़ना भी मुमकिन हो सकता है अगर हम उन वरासतों के एक हिस्से को समझ सकें। वरना कदीम खुफिया सरजमीन के हीरो ट्रायल का सामना करने का सिर्फ एक ही मौका क्यों होता? माजी में खिलाड़ियों के टायर 4 तक पहुंचने और गेम के हकीकी मानों में खतरनाक मकामात को तलाश करना शुरू करने से पहले हर कोई ट्रायल्स को डंजन्स की तरह समझता था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ताहम एक बार जब खिलाड़ी टायर 4 तक पहुंच गए और उन इलाकों को तलाश करना शुरू कर दिया तो उन्हें एक के बाद एक कदीम ट्रायल मिले। जैसे जैसे ये टायर 4 माहिरीन कदीम ट्रायल्स को क्लियर करते रहे, वो मजीद मजबूत होते गए। इस दरियाफ्त के बाद हर किसी को एहसास हुआ कि गार्ड्स डोमेन के ट्रायल्स कितने अहम हैं, खास तौर पर वो जो कदीम जमाने से अब तक बरकरार थे। हर कदीम ट्रायल एक सुनहरा मौका था। चूंकि वायलेट सॉरूड ने कदीम खुफिया सरजमीन के हीरो ट्रायल को चैलेंज करने का मौका छोड़ने की पेशकश की थी, इसलिए सैफ अली को इस मौका से फायदा उठाना पड़ा। जब टूरे ने शर्त बताई थी तो वो अपना जोश छुपाने और हीरो ट्रायल के राजों को फाश करने में तकरीबन नाकाम रहा था। अगर मुमकिन होता तो सैफ अली तमाम 200 छापामार स्लॉट्स पर इजारादारी कायम करना चाहता था, लेकिन वायलेट सॉरूड को कदीम शहर के एंट्री स्लॉट्स का दावा करने के लिए एक नुमाइंदे की जरूरत होगी, इसलिए इसे अपनी ख्वाहिशात से कतनजर चंद खिलाड़ी भेजने पड़ेंगे। गिल्ड लीडर, क्या आप कह रहे हैं कि हम इस ट्रायल को अपने मजीद अरकान की माना बॉडीज को अनलॉक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? आबदागाल की आंखों में जोश चमक उठा। अगर ये सच था तो उन्होंने अभी जैकपॉट मारा था।
اس نے قدیم زمانے کے تربیتی نظاموں کا ذاتی طور پر تجربہ کیا تھا۔ بہترین مثال ایکسٹرا آرڈینری ٹاور تھی۔ اس ٹاور میں اس کی تربیت گارڈز ڈومین میں کسی بھی دوسری جگہ کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ مؤثر تھی۔ ایکسٹرا آرڈینری ٹاور کی بدولت ہی وہ ڈومین ریلم کے ماہرین سے لڑ سکتی تھی، باوجود اس کے کہ وہ صرف وائڈ ریلم تک پہنچی تھی۔ اگر وہ اور زیرو ونگ کے دیگر ارکان اپنے جنگی معیار اور مانا کنٹرول کو بہتر بنا سکتے تو انہیں اپنے ٹائر 4 پروموشن کویسٹ میں بہت آسانی ہوگی۔ ایسا اتنی آسانی سے کیوں ہوگا؟ ہمارے پاس ٹرائل کا سامنا کرنے کا صرف ایک موقع ہے۔ کیا آپ اس سے کچھ حاصل کر پائیں گے؟ اس کا انحصار اب پر ہوگا، سیف علی نے اپنی آنکھیں گھماتے ہوئے جواب دیا۔ 10,000 ٹائر 3 ماہرین میں سے ایک بھی مانا باڈی کی 100% حد کو عبور نہیں کر پائے گا۔ زیرو ونگ کے تمام ارکان ایک ہی ٹرائل کا سامنا کرنے کے بعد کیسے پیش رفت کر سکتے ہیں؟ یہ بالکل ایکسٹرا آرڈینری ٹاور کی طرح تھا۔ ٹاور کے غیر معمولی تربیتی میکانزم کے باوجود زیرو ونگ کے بہت سے بنیادی ارکان ابھی تک ٹروتھ ریلم تک نہیں پہنچ پائے تھے۔ اس کے باوجود یہ ایک بہترین موقع ہے۔ کم از کم ہمارے پاس مضبوط ہونے کا موقع ہے۔ ہم میں سے کچھ وانیا کی طرح پیش رفت بھی کر سکتے ہیں اگر ہم خوش قسمت رہے، آبدہ گال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لانگ ووشن، جو قریب ہی بیٹھا تھا، گفتگو سن کر لالچ میں آ گیا۔ اسے کبھی احساس نہیں ہوا تھا کہ قدیم ٹرائلز ایسا فائدہ پیش کرتے ہیں۔ اس نے وہ طاقت دیکھی تھی جو انسان اس وقت حاصل کرتا ہے جب وہ اپنی مانا باڈی کی 100% صلاحیت سے تجاوز کر جاتا ہے۔ وانیا ابھی تک ڈومین ریلم تک نہیں پہنچی تھی، پھر بھی اس نے سن فل فلیم کو شکست دے دی تھی۔ آخر کار لانگ ووشن خود پر قابو نہ رکھ سکا اور سیف علی سے پوچھا، گلڈ لیڈر بلیک فلیم، کیا میں جان سکتا ہوں کہ کیا آپ الفاشور کو کچھ انٹری سلاٹس فروخت کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ بلا شبہ، ہم کافی قیمت ادا کریں گے۔ آپ اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی مطالبہ کر سکتے ہیں۔ چیپٹر 2619 ناقابل فہم زیرو ونگ۔ لانگ ووشن کی درخواست نے آبدہ گال اور دوسروں کو تھوڑا حیران کر دیا۔ انہیں کبھی توقع نہیں تھی کہ وہ آدمی زیرو ونگ کے ساتھ شراکت داری کا مشورہ دے گا۔ لانگ ووشنگ ایک انتہائی مغرور آدمی تھا، یہاں تک کہ زیرو ونگ کے الفاشور کے خاندانی مقابلے کے دوران طاقت کے شاندار مظاہرے کے بعد بھی ان کے اور ان کے گلڈ کے تئیں اس کا رویہ صرف لا تعلقی سے نارمل تک بہتر ہوا تھا، بلکہ وہ محض اب زیرو ونگ کو ایک برابر کے طور پر دیکھتا تھا۔ آخر کار الفاشور چیمبر آف کامرس سپر گلڈز کا مقابلہ کرتا تھا، اور اگرچہ یہ باصلاحیت کھلاڑیوں کی پرورش کے لیے زیرو ونگ اور وائلٹ سورڈ کے تحفے کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن چیمبر کا اثر و رسوخ، وسائل اور افرادی قوت زیرو ونگ سے کہیں زیادہ تھی۔ مزید برآں، اس سال الفاشور کے خاندانی مقابلے میں صرف 5 اہم شیئر ہولڈر خاندانوں کے نوجوان ارکان شامل تھے۔ الفاشور کے تمام نوجوان جیسز نے حصہ نہیں لیا تھا۔ چیمبر کے زیادہ تر نوجوان ماہرین 5 اہم شیئر ہولڈر خاندانوں سے بھی نہیں تھے، اور ان میں سے کچھ یان شاکیان سے بھی زیادہ طاقتور تھے۔ تاہم ان کے پاس خاندانی مقابلوں میں حصہ لینے کے لیے ضروری اہلیت نہیں تھی۔ چونکہ الفاشور تعاون کرنے کے لیے تیار ہے، اس لیے مجھے چند سلاٹس فروخت کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ کتنے چاہتے ہیں، ایلڈر لانگ؟ سیف علی نے پوچھا۔ لانگ ووشن کی درخواست پر ذرا بھی حیران نہ ہوئے۔ دوسری طرف آبدہ گال اور دیگر کو احساس نہیں ہوا کہ نوجوان نسل مختلف سپر پاورز کے لیے کتنی اہم ہے۔ مختلف سپر پاورز کے لیے نوجوان ارکان ان کا مستقبل تھے۔ مثال کے طور پر الفاشور چیمبر آف کامرس کو لیں۔ گلڈ کی موجودہ کامیابیوں کی ایک بڑی وجہ وہ اہمیت تھی جو اس نے نوجوان جینسز کی پرورش کو دی تھی۔ اس کے برعکس، کچھ فرسٹ ریٹ گلڈز کئی دہائیوں کے تجربے کے باوجود اس سے آگے نہیں بڑھ سکے کیونکہ وہ اپنے نوجوان ارکان کی قدر نہیں کرتے تھے۔ جب تک فرسٹ ریٹ گلڈز کسی حیرت انگیز جینیس کو بھرتی نہیں کرتے، وہ اپنی باقی ماندہ زندگی کے لیے فرسٹ ریٹ ہی رہتے۔ چونکہ سیف علی نے اس حقیقت کو بے نقاب کر دیا تھا کہ کھلاڑی ممکنہ طور پر قدیم خفیہ سرزمین کے ہیرو ٹرائل کے ذریعے مضبوط ہو سکتے ہیں، اس لیے اسے توقع تھی کہ لانگ ووشنگ اس آدمی کے غرور سے قطع نظر فوری طور پر زیرو ونگ کے ساتھ شراکت داری پر غور کرے گا۔ الفاشور کے گرینڈ ایلڈرز میں سے ایک کے طور پر لانگ ووشن کی جبلت بھی یہی وجہ تھی کہ سیف علی نے بے خوف ہو کر آبدہ گال کو ہیرو ٹرائل کی خصوصیات سے آگاہ کیا تھا۔ اگر وہ کچھ نہ چاہتا تو وہ لانگ ووشنگ سے دور گفتگو کرتا۔ الفاشور کے ساتھ اتحاد انتہائی اہمیت کا حامل تھا کیونکہ زیرو ونگ کے پاس اسٹار لائٹ فورٹریس کے علاوہ مغربی بر اعظم پر کوئی طاقت نہیں تھی۔
अगर जीरो विंग मगरिब में एक मुस्तहकम कदम जमाना चाहता था तो उसे मकामी सुपर पावर्स के साथ इत्तेहाद करने की जरूरत थी। अगरचे डिवाइन ट्राइब एक ताकतवर इत्तेहादी था, लेकिन गिल्ड की तिजारती सलाहियतें अल्फाजवर का मुकाबला नहीं कर सकती थीं। डिवाइन ट्राइब बैन अलबर्रआज़मी सफ़र में जीरो विंग को कोई मदद भी फराहम नहीं कर सकता था। मजीद बरा साइलेंट वंडर की वजह से जीरो विंग का अल्फाजवर के साथ पहले ही मुकालमा था। अल्फाजवर के साथ शिराकतदारी एक महफूज और ज्यादा काबिल एतमाद ऑप्शन होगा। 30 या 40 स्लॉट्स खरीदना लाजवाब होगा, लेकिन अगर ये मुमकिन नहीं है तो हम 10 के साथ भी खुश होंगे। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम लांग वोशंग ने मामले पर कुछ सोचने के बाद हिचकिचाहट से कहा। अल्फाजवर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक बहुत बड़ी तंजीम थी। गिल्ड को अपने तमाम नौजवान जैसस की परवरिश करने की जरूरत थी, बशमूल वो जो शेयर होल्डर खानदानों से थे और वो जो नहीं थे। काफी स्लॉट्स के साथ वो गिल्ड के बाकी नौजवान माहिरीन की मदद कर सकता था। बिलाशुबा अगर सैफ अली ने इनकार कर दिया तो उसे कम अज कम 5 अहम शेयर होल्डर खानदानों के लिए काफी खरीदने थे। 40 मामले पर कुछ सोचने के बाद सैफ अली ने कहा, यह ठीक है, लेकिन आपको 3 शराइत पर इत्तफाक करना होगा। ये ठीक है। लांग वोशंग की आंखें चमक उठीं। बेताबी से उसने बात जारी रखी, बराकरम अपनी शराइत बताएं। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम हम 4 या 5 मुतालिबात पर भी इत्तफाक करेंगे। 40 एंट्री स्लॉट्स 5 अहम खानदानों के नौजवान जैसस के लिए काफी से ज्यादा होंगे, लेकिन वो बैरूनी माहिरीन को भी शामिल कर सकेगा। अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो गिल्ड के गैर जानिबदार एल्डर्स और ग्रैंड एल्डर्स यकीनी तौर पर लांग फैमिली का साथ देंगे। पहले मैं एक मामले में अल्फाजवर की मदद चाहता हूं। मुझे 3 दिनों में जीरो विंग के कुछ अरकान को मगरिबी बर्रे आज़म मुंतकिल करने की जरूरत है। हमें 100 या इससे ज्यादा की जरूरत होगी, सैफ अली ने कहा। ये कोई मसला नहीं होगा। 3 दिन काफी वक्त है। जब वक्त आएगा बस उन्हें 3 सेंट्स एम्पायर में जमा होने को कहीं। लांग वोशंग ने बगैर किसी हिचकिचाहट के इत्तेफाक किया। बैन अलबर्रआज़मी सफर दूसरी सुपर पावर्स के लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन अल्फाजवर के लिए ये कोई मसला नहीं था। यहां तक कि 200 खिलाड़ियों को मुंतकिल करना भी कोई मसला नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा उन्हें मजीद माना क्रिस्टल्स खर्च करने पड़ेंगे। मेरी दूसरी शर्त के लिए मैं सिल्वर मून एम्पायर के ओशन टाइड सिटी में एक मीडियम शिप यार्ड और गोल्डन लैंड का एक प्लाट चाहता हूं, सैफ अली ने बात जारी रखी। मुस्तकबिल में दोनों अहम बर्रे आज़मों के दरमियान तिजारत बहरी नकलो हमल पर मुनहसर होगी। दरी असना ओशन टाइड सिटी सिल्वर मून एम्पायर का सबसे बड़ा बंदरगाही शहर था। जब तक जीरो विंग की इस शहर में जुड़े होंगी, दोनों बर्रे आज़मों के दरमियान कारोबार करना आसान होगा। ये भी कोई मसला नहीं होगा। मैं बाद में अपने बड़े भाई को मतला कर दूंगा। हैंड ओवर के तरीकाकार मुकम्मल होते ही आप वहां कारोबार शुरू कर सकते हैं, लांग वोशंग ने कहा। सैफ अली की दूसरी शर्त पर जरा भी हैरान ना हुए। जीरो विंग का मगरिब में बमुश्किल कोई इलाका था। अगर वो मगरिबी बर्रे आज़म के वसाइल हासिल करना चाहता था तो उसका तेज तरीन तरीका मगरिब के बंदरगाही शहरों में खुद को कायम करना होगा। इस तरह वो बर्रे आज़मों के दरमियान ज्यादा कसरत से सफर कर सकता था और कहीं ज्यादा सामान मुंतकिल कर सकता था। आखिरकार खिलाड़ी टेलीपोर्टेशन के जरिए सिर्फ महदूद मिकदार में अशिया मुंतकिल कर सकते थे। दोनों बर्रे आज़मों के दरमियान राब्ता अब भी बहुत मुश्किल होने की वजह से कोई भी दोनों इलाकों से सामान को ज्यादा कीमत पर दोबारा फरोख्त कर सकता था। ताहम वो कीमतें गिर जाएंगी क्योंकि ज्यादा ताकतें मशरिक और मगरिब के दरमियान सफर करने की सलाहियत हासिल कर लेंगी। जीरो विंग को काफी आमदनी बरकरार रखने के लिए अपनी फरोख्त के हजम को बढ़ाने की जरूरत होगी। लिहाजा मगरिब में एक बंदरगाही शहर को महफूज बनाना गिल्ड के लिए जरूरी था। मेरी तीसरी जरूरत सबसे अहम है। मुझे अल्फाजवर की मुकम्मल वाइड रीलिम विरासत चाहिए, सैफ अली ने संजीदगी से ऐलान किया, लांग वोशंग की तरफ देखते हुए। जीरो विंग के पास अब भी मुकम्मल वाइड रीलिम विरासत नहीं थी और उसकी वजह से वो बासलाहियत खिलाड़ियों की परवरिश के लिए मुख्तलिफ सुपर पावर्स की तरह लेस नहीं था। अगर जीरो विंग मुकम्मल वाइड रीलिम विरासत हासिल कर सकता तो गिल्ड की ताकत एक बिल्कुल नई सतह पर पहुंच जाती, एक हकीकी सुपर पावर बन जाती। वो लांग वोशंग हिचकिचाया। मुकम्मल वाइड रीलिम विरासत गिल्ड के बुनियादी राजों में से एक है। हमने इसे बेहतर बनाने में दहाइयां गुजारी हैं। मुझे डर है कि मेरे पास इस शर्त पर इत्तेफाक करने का इख्तियार नहीं है। अगरचे 40 एंट्री स्लॉट्स कीमती थे,
लेकिन ये सिर्फ एक मौका था। एक मौका के लिए इन राजों की तिजारत करना जिन पर गिल्ड ने जिंदा रहने के लिए इन्हिसार किया था, मुज़हका खेज था। यहां तक कि गिल्ड के दूसरे एल्डर्स और ग्रैंड एल्डर्स भी ऐसी गैर मुनसिफाना मांग पर राजी नहीं होंगे। मैं जानता हूं कि ये बहुत ज्यादा है, लेकिन ये जिंदगी में एक बार मिलने वाला मौका है। आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा। मजीद बरा, हम एक ऐसी विरासत की बात कर रहे हैं जो कदीम जमाने से बची हुई है। मैं जमानत देता हूं कि इसमें टायर 4 प्रमोशन क्विस्ट के हवाले से राज होंगे, सैफ अली ने आहिस्ता से वजाहत की। अगर वो वजह काफी नहीं है तो मैं एक इजाफी फायदा पेश कर सकता हूं। क्या फायदा? लांग वोशंग ने तजस्सुस से पूछा। अलिफाजवर की मुकम्मल वाइड रिलिम विरासत गिल्ड के सबसे कीमती राजों में से एक थी। इस राज को दूसरे गिल्ड के साथ बांटना इसकी बुनियाद को कमजोर करने के मुतरादिफ होगा। एक मामूली फायदा तरगीब के लिए काफी नहीं था। मैं अलिफाजवर के 3 माहिरीन को उनकी माना बॉडीज की 100% सलाहियत से तजावुज करने में मदद कर सकता हूं। बिलाशुबा तीनों अफराद को गैर मामूली तौर पर बासलाहियत होना पड़ेगा। आम माहिरीन काम नहीं करेंगे। आपका क्या ख्याल है? सैफ अली ने मुस्कुराते हुए पूछा। आप क्या कह रहे हैं? आप उन्हें वानिया जितना ताकतवर बनाने में मदद करेंगे? टायर्स से आगे बढ़ते हुए सैफ अली की पेशकश ने लांग वोशंग को दंग कर दिया, और एक लम्हे के लिए इसे सैफ अली के दावे पर शक हुआ। जिस किसी ने भी सुन फुलफुलियम के खिलाफ वानिया का मैच देखा होगा वो गालिबन इसकी ताकत को कभी नहीं भूलेगा। वो महज बहुत ही जबरदस्त थी। वानिया की ताकत अब सिर्फ जंगी तकनीकों आ मयार का नतीजा नहीं थी, इसके पास खालिस ताकत थी। सुन फुलफुलियम जैसे ही बुनियादी अदादो शुमार के साथ भी वो फाते बनकर उभरी थी। अगर उसके बुनियादी अदादो शुमार थोड़े से भी ज्यादा होते तो उसकी जीत और भी शानदार होती। फिर भी सैफ अली ने अब उसे मतला क्या कि जीरो विंग वानिया जैसे मोनस्टर्स की परवरिश कर सकता है। ये दुरुस्त है, सैफ अली ने सर हिलाते हुए कहा। इसे साबित करने के लिए मैं इन तीनों खिलाड़ियों को एक दिन में उनकी माना बॉडीज की मुकम्मल सलाहियत को उनलाक करने में मदद करूंगा। क्या आप मेरी पेशकश कबूल करने के लिए तैयार हैं, एल्डर लांग? बरा करम 1 मिनट इंतजार करें। मुझे इस पर गौर करने के लिए एक लम्हा चाहिए। मुझे पहले अपने गिल्ड के ग्रैंड एल्डर्स के साथ भी इस पेशकश पर बात करनी होगी, लांग वोशंग ने कहा। वो सैफ अली की पेशकश को बकवास समझ सकता था, लेकिन अब वो इसे नजरअंदाज करने की इस्तेताअत नहीं रखता था। अगर अलिफाजवर के पास वाकई वानिया जैसे 3 नौजवान मोनस्टर्स हों तो उसे अपने मुस्तकबिल के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी। ये कोई मसला नहीं होगा, सैफ अली ने कहा। अपना वक्त लें, लेकिन मुझे 2 दिनों में जवाब चाहिए होगा। बरा करम 1 लम्हा इंतजार करें, गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम। मैं अभी अपने तीसरे भाई से राब्ता करूंगा और ग्रैंड एल्डर्स पर जोर दूंगा कि वो जल्द अज जल्द फैसला करें, लांग वोशंग ने सर हिलाते हुए कहा। इसके बाद इसने लांग जियंग लांग से राब्ता किया और उसे सूरत हाल से आगाह किया। जब लांग जियंग लांग ने अलिफाजवर की रहाइशगाह में सैफ अली की पेशकश के बारे में सुना तो वो भी दंग रह गया। तुमने क्या कहा? जीरो विंग वानिया के बराबर 3 मोनस्टर्स की परवरिश करने में हमारी मदद कर सकता है। ये कैसे मुमकिन है? चैप्टर 2620 दीवानावार अलिफाजवर। अलिफाजवर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रहाइशगाह, मीटिंग रूम। आमतौर पर अलिफाजवर के ग्रैंड एल्डर्स को एक ही जगह पर जमा पाना बहुत मुश्किल होता था, फिर भी उनमें से तकरीबन हर एक टॉप फ्लोर मीटिंग रूम में जमा हो गया था और वो सब बेचैन नजर आ रहे थे। जियंग लांग, तुमने हमें इतनी जल्दी यहां क्यों बुलाया है? तुम जानते हो कि हम इस वक्त कितने मसरूफ हैं। तमाम मुख्तलिफ सुपर पावर्स अपने माहिरीन की माना बॉडीज को उनलॉक करने के तरीके तलाश कर रही हैं। अगर हम अब पीछे रह गए तो हमें बाद में नुकसान उठाना पड़ेगा, शानदार सफेद जादुई लिबास में मलबूस एक औरत ने शिकायत की। ये दुरुस्त है। अगर ये कोई अहम बात नहीं है तो तुम्हें हमारे नुकसानात की तलाफी करनी होगी, एक मजबूत उधेड़ उम्र शख्स ने, जिसकी आंखें सुर्ख थीं और वो चमकते हुए निशानात से ढका हुआ था, सर हिलाते हुए इत्तेफाक किया। ऐसी बदतमीजी से पूछ-गुछ के बावजूद लांग जियंग लांग गुस्से में नहीं आया। उसने इन दोनों को न सिर्फ इसलिए बर्दाश्त किया क्योंकि वो अलिफाजवर में ग्रैंड एल्डर्स थे, बल्कि इसलिए भी कि उनकी ताकत सुन फुलफुलियम के बाद दूसरे नंबर पर थी। वो लांग जियंग लांग से भी ज्यादा ताकतवर थे, जो लांग फैमिली का सबसे मजबूत माहिर था। ट्रामोफनेट हॉल के साथ वो अलिफाजवर के 3 मोनस्टर्स थे,
اور ہر ایک الفاجور کے غیر خاندانی ارکان کی نمائندگی کرتا تھا۔ ٹرامفنٹ ہال ابھی تک یہاں کیوں نہیں پہنچا؟ لانگ جینگ لانگ نے ان دونوں کے پاس موجود خالی نشست کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تم اسے جانتے ہو؟ جب تک گلڈ جنگ میں نہ جا رہا ہو یا تباہی کے خطرے میں نہ ہو، اسے لیولنگ کے علاوہ کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، سرخ آنکھوں والے آدمی نے کہا۔ اسے بھول جاؤ۔ تم نے ہمیں یہاں کیوں بلایا ہے؟ ٹھیک ہے، پھر گلڈ کے 80% گرینڈ ایلڈرز کی موجودگی کے ساتھ ہمارے پاس فیصلہ کرنے کے لیے کافی لوگ ہونے چاہئیں، لانگ جینگ لانگ نے آہ بھرتے ہوئے کہا۔ اگرچہ الفاجور کے 3 مونسٹرز ناقابل یقین حد تک طاقتور تھے، لیکن وہ آزاد روحیں بھی تھے۔ وہ پابندیوں سے نفرت کرتے تھے اور شاذ و نادر ہی حکمران خاندان کے نمائندوں کی بات سنتے تھے۔ آخر کیا ہوا ہے، پاگل لانگ؟ تم نے اصل میں گرینڈ ایلڈر موبلائزیشن آرڈر استعمال کیا ہے؟ کیا سائلنٹ ونڈر کے معاملے پر وائلٹ سوروڈ کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے؟ ڈون ہانشان نے لانگ جینگ لانگ پر طنز کرتے ہوئے مطالبہ کیا۔ ڈون ہانشان کو پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا کہ سیف علی الفاجور کے خاندانی مقابلے کے ختم ہوتے ہی سائلنٹ ونڈر کو وائلٹ سوروڈ کی رہائش گاہ لے گیا تھا تاکہ لانگ فیملی اور سپر گلڈ کے درمیان تنازع طے پا سکے۔ تاہم اسے شک تھا کہ مسئلہ اتنی آسانی سے حل ہو جائے گا۔ زوس کارپوریشن کی ساکھ داؤ پر لگی تھی، اور اگر لانگ فیملی تعاون کرنے سے انکار کرتی ہے تو یہ زوس کے زیر کمان دیگر طاقتوں کے لیے ایک بری مثال قائم کرے گی۔ چاہے سائلنٹ ونڈر زوس کارپوریشن کے منصوبوں کے لیے معمولی اہمیت کی حامل ہی کیوں نہ ہو، وہ معاملے کو اتنی آسانی سے ختم نہیں ہونے دے گی۔ دریں اثنا، زیرو ونگ کے پاس مغرب میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ وائلٹ سوروڈ کو پیچھے ہٹنے پر قائل کر سکے۔ اگر مذاکرات اچھے نہیں رہے تو وائلٹ سوروڈ براہ راست لانگ فیملی اور زیرو ونگ کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ مجھے تمہیں مایوس کرنا پڑے گا، اولڈ آئس ڈیمن۔ ونڈر کے حوالے سے معاملہ پہلے ہی طے پا چکا ہے، لانگ جینگ لانگ نے جواب دیا۔ در حقیقت میں نے آج اب سب کو یہاں خوشخبری پر بحث کرنے کے لیے جمع کیا ہے۔ یہ معاملہ الفاجور کے مستقبل کو بھی متاثر کر سکتا ہے، ایسی چیز جو واقعی الفاجور کی ترقی کو متاثر کر سکے۔ لانگ ووشنگ وائلٹ سوروڈ کا دورہ کرنے کے لیے زیرو ونگ کے ساتھ گیا تھا۔ کیا ہم نے قدیم خفیہ سرزمین پر سپر گلڈ کے ساتھ شراکت داری حاصل کر لی ہے؟ سفید لباس والی عورت نے پوچھا، اس کی آنکھوں میں توقع کی ایک جھلک چمکی۔ واحد چیز جو وہ سوچ سکتی تھی جو الفاجور کے مستقبل کو متاثر کر سکتی تھی، وہ باصلاحیت ماہرین کی پرورش کرنے کی صلاحیت تھی۔ الفاجور کو حاصل ہونے والی معلومات کی بنیاد پر وائلٹ سوروڈ نے ایک قدیم خفیہ سرزمین دریافت کی تھی جس میں ایک قدیم تربیتی میدان شامل تھا۔ اگر الفاجور کے نوجوان ماہرین اس تربیتی میدان کو استعمال کر سکیں تو وہ نمایاں طور پر ترقی کر سکتے ہیں۔ تم آدھی درست ہو، لانگ جینگ لانگ نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ آدھی؟ کیا ہم نے وائلٹ سوروڈ کے ساتھ اتحاد کے مذاکرات نہیں کیے؟ ڈون ہانشان نے الجھن میں پوچھا۔ درست، ہم زیرو ونگ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، لانگ جینگ لانگ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ بلیک فلیم ہمیں قدیم خفیہ سرزمین میں 40 انٹری سلاٹس فروخت کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن بدلے میں بلیک فلیم ہماری مکمل وائڈ ریلم وراثت چاہتا ہے۔ کیا بلیک فلیم پاگل ہے؟ تم ہمارے گلڈ کی بنیاد کی بات کر رہے ہو، پھر بھی وہ اسے 40 معمولی سلاٹس کے بدلے چاہتا ہے۔ صرف ایک بے وقوف ہی ایسی شراکت داری پر راضی ہوگا۔ کیا تم واقعی پاگل ہو گئے ہو؟ جینگ لانگ، ڈون ہانشان نے طنز کرتے ہوئے کہا۔ کیا مذاق ہے؟ الفاجور کی وائڈ ریلم وراثت کئی دہائیوں کی محنت کا ثمر تھی۔ وہ چند تربیتی سلاٹس کے بدلے زیرو ونگ کے ساتھ اسے بانٹنے کے لیے دیوانے ہوں گے۔ یہ ڈیٹا ایک عام طاقت کو صرف چند سالوں میں سپر پاور بننے میں مدد دینے کے لیے کافی تھا۔ در حقیقت زیادہ تر گلڈز کے سپر پاور نہ بننے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس تربیت کے مؤثر طریقے نہیں تھے۔ تاہم جب تک کسی گلڈ کے پاس کافی وقت، پیسہ اور یہ ڈیٹا ہو، وہ آسانی سے سپر پاور بن سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ مختلف سپر فرسٹ ریٹ اور سپر گلڈز شاذ و نادر ہی ریفائنمنٹ ریلمز میں اپنی تحقیق فروخت کرتے تھے۔ جینگ لانگ، اگر تم نے ہمیں یہ بتانے کے لیے یہاں بلایا ہے تو میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ لانگ فیملی کو ایک نیا نمائندہ مل جائے، سرخ آنکھوں والے آدمی نے سرد لہجے میں تنقید کی۔ کمرے میں موجود ہر شخص نے لانگ جینگ لانگ کو برفیلی نظروں سے دیکھا۔ الفاجور چیمبر آف کامرس کسی ایک خاندان کی ملکیت نہیں تھا۔ یہ 5 اہم شیئر ہولڈر خاندانوں اور بڑی تعداد میں غیر خاندانی گرینڈ ایلڈرز کی تھکا دینے والی محنت کا نتیجہ تھا۔
किसी भी एक रुकन के लिए गिल्ड के राज फरोख्त करना नाकाबिले कबूल था। मैं जानता हूं, लांग जियंग लांग ने कहा, किसी के रवैये पर जरा भी हैरान न हुए। उसने महज उनकी तरफ देखकर मुस्कुराया और बात जारी रखी, जो मैं आगे कहने जा रहा हूं वो अहम हिस्सा है। आखिर ऐसी क्या अहम बात हो सकती है जिसके लिए तुमने हमारा वक्त ज़ाय करना ज़रूरी समझा? मुझे ये मत बताना कि ज़ीरो विंग मोनेस्टर्स का एक ग्रुप पाल सकता है, सफ़ेद लिबास वाली औरत ने हिकारत से कहा। तुमने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया, बैल। लांग जियंग लांग ने बटरफ्लाई बैल नामी सफ़ेद लिबास वाली औरत की तरफ देखकर सर हिलाते हुए जवाब दिया। ब्लैक फुलियम ने वादा किया है कि वो हमें 3 ऐसे मोनेस्टर्स की परवरिश करने में मदद कर सकता है जो अपनी माना बॉडीज की 100% सलाहियत से तजावुज़ कर सकते हैं। उसने ये वादा भी किया है कि वो मुंतखब करदा तीनों खिलाड़ियों को एक दिन में 100% तक पहुंचने में मदद करेगा। 100% की हद अबूर करना, क्या ये वही नहीं है जो ज़ीरो विंग की इस छोटी लड़की ने हासिल किया था? डाउन हानिशान चीख उठा। जिस किसी ने भी खानदानी मुकाबला देखा था उसे मालूम हो गया था कि वानिया की जंगी ताकत कितनी खौफनाक थी। सुन फुलफुलियम जैसा अफसानवी माहिर भी उसका मुकाबला नहीं कर सका था। वो गैर इंसानी थी। ज्यादातर आम ताकतों का ख्याल था कि वक्त मिलने पर माना बॉडी के 100% को अनलॉक किया जा सकता है, लेकिन जिस किसी ने भी कोशिश की थी वो जानता था कि वो 100% के जितना करीब पहुंचते हैं उनकी माना बॉडी इतनी ही बेहतर कारकर्दगी दिखाती है। अपनी माना बॉडी के 100% को अनलॉक करना ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। ताहम वानिया, जिसने 100% की हद तोड़ दी थी, यकीनी तौर पर एक इंतहाई बासलाहियत जीनियस थी, और जो भी इस कारनामे को दोहराने की कोशिश करेगा इसे सिर्फ नाकामी का सामना करना पड़ेगा। फिर भी ज़ीरो विंग ने ऐलान किया कि वो वानिया जैसे गैर इंसानी माहिरीन की परवरिश कर सकता है। मैंने पहले इस लड़की को इस बारे में बात करते सुना था। ऐसा लगता है कि वो ज़ीरो विंग में अकेली नहीं है। उसने गिल्ड के मजबूत अरकान का भी जिक्र किया था। सुन फुलफुलियम अचानक बोल पड़ा। उस वक्त उसके तासुरात की बुनियाद पर मुझे शक है कि वो झूठ बोल रही थी। ज़ीरो विंग के पास मजीद ऐसे मोनेस्टर्स होने चाहिए जिन्होंने 100% की हद अबूर की हो। सुन फुलफुलियम की मुदाखलत सुनने के बाद सब खामोश हो गए। ये एल्डर्स और ग्रैंड एल्डर्स पहले ही मुतासिर थे कि ज़ीरो विंग ने वानिया जैसा मोन्स्टर पाला था, लेकिन वो एक इस्तिस्ना होनी चाहिए थी। वो हकीकत किसी हद तक काबिले कबूल होती, लेकिन उन्हें अभी बताया गया था कि ज़ीरो विंग के पास इस लड़की जैसे मजीद मोनेस्टर्स हैं। वो इस पर कैसे यकीन कर सकते थे? कत नज़र उसके कि ये कितना नाकाबिले यकीन था, सुन फुलफुलियम एक काबिले एतमाद जरिया था। यही वजह है कि मैंने आप सबको यहां जमा किया है। इस बारे में सब की क्या राय है? क्या हम पेशकश कबूल करते हैं या नहीं? लांग जियंग लांग ने हुजूम वाले इस्तकबालिया कमरे में अपनी नज़रें दौड़ाने के बाद पूछा। ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। अगर आप इस सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।